वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को अथाह कन्फ्यूजन रहता है कि हाय हाय ये कैसे सॉल्व होगा। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हूँ मैं आपके साथ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा आपकी बात। सो लेट्स गेट स्टार्ट अबाउट द पेडाग्री एनालिसिस। क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस, क्या होती है इसकी कहानी, कैसे इस चार्ट को सॉल्व करें। आज आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, उसके बाद ये कहानी आपको बिल्कुल आसान इजी बिजी गो लगने लगेगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सबसे पहले हमको ये समझना है कि व्हाट इज अ पेडिग्री। ठीक है, क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस। देखो क्या है, अब पहले शुरू कर लेते हैं कहानी। ठीक है, ये पेडिग्री एनालिसिस है पर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें करवाऊंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट मेरे बच्चा लोग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों क्या बोल रही हूँ मैं, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है वो आपको समझना है। देखिए सपोज दैट कि हम लोगों ने मटर के प्लांट में स्टडी किया। ठीक है, मंडल के मटर के प्लांट में स्टडी किया, तो ये हमारे पास एक टॉल प्लांट था और ये हमारे पास एक डॉर्फ प्लांट था। डन, ये था हमारे पास टॉल प्लांट, ये था हमारे पास डॉर्फ प्लांट। F1 जनरेशन में हमें कैपिटल T स्मॉल t मिला और ये बना एक टॉल प्लांट। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब मटर के पौधों में पेडिग्री एनालिसिस ऊपर हेडिंग तो डाल दूं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। देखो मटर के पौधों में ये कहानी पढ़ना बहुत ही आसान था, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बहुत आसान था। पर अगर बेटा ह्यूमन बीइंग की बात करो तो ये देखो मटर के अब इसको हम लोग सेल्फिंग करवाए थे, याद है आप लोगों को, सेल्फिंग करवाया था आप लोगों ने। तो आपको कितने प्रकार की जनरेशन मिली थी, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t, जिसमें ये तीनों हमको कैसे मिले थे, टॉल मिले थे और ये हमको डॉर्फ मिला था। डन। अब भैया सीधी बात है कि मटर के पौधों में ये पढ़ना आसान है क्योंकि मटर एक पौधा है और आसानी से इसको ग्रो हम कर सकते हैं, तो इसकी पेडिग्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पेडिग्री हम पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग्स की, तो उनकी जनरेशंस को पढ़ना इज रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क, isn't it? तो हम कैसे जानेंगे, हम कैसे ये प्रिडिक्ट करेंगे कि अगली जनरेशन को क्या कहानी होने वाली, क्या वो बीमार होने वाला है, क्या वो बीमार नहीं होने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं। सो पेडिग्री क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पेडिग्री इज नथिंग मेरे बच्चों, इट इज अ फैमिली चार्ट। ओके, पेडिग्री कुछ नहीं है, पेडिग्री एक फैमिली चार्ट है। समझ में आई बात। हम लोग पौधों में पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पौधों में आसानी से सारी कहानी पढ़ लो, कोई परेशानी नहीं। पर अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हो तो ह्यूमन बीइंग्स में हर जनरेशन में कहानी क्या हो रही है, ये तो आप इस जनरेशन में हो, अगले जनरेशन में आप नहीं रहे, मर गए तो फिर क्या है, हमको एक प्रिडिक्शन लगाना पड़ेगा और उस प्रिडिक्शन के आधार पर हम आगे आने वाली जनरेशन में कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या वो बीमार होगा या नहीं होगा। मेनली पेडिग्री हम क्यों करते हैं, मेनली पेडिग्री जो है फैमिली चार्ट हम क्यों बनाते हैं, टू डिटेक्ट द डिजीजेस। ठीक है, हम क्यों बनाते हैं, टू डिटेक्ट द डिजीजेस। ठीक है, हमको ये पता लगाना होता है कि किसी को डिजीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, टू डिटेक्ट या लिख दूं यहाँ पे प्रिडिक्ट। ठीक है, ये भी एक सही वर्ड है। हमको ये पता लगाना है कि किस जनरेशन में बीमारी होगी या नहीं होगी। सो बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस इज नथिंग, इट इज द एनालिसिस ऑफ द फैमिली। ठीक है, इट इज एनालिसिस ऑफ अ फैमिली ट्री सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट द पर्टिकुलर डिजीज और वी कैन प्रिडिक्ट द सफरिंग ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। हम इस पेडिग्री एनालिसिस से ये बता सकते हैं कि कितने इंडिविजुअल को बीमारी होगी या नहीं होगी। समझ में आ रही बात। सो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। अगर हम पेडिग्री पढ़ लेते हैं तो हमको बहुत फायदे मिलते हैं। अगर हम पेडिग्री पढ़ लेंगे तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगली जनरेशन में बीमारी होगी या नहीं होगी, और अगर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगली जनरेशन में बीमारी होगी या नहीं होगी तो हम, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको पता है कि इसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होने वाली है तो उस बच्चे को कंसीव करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सो पेडिग्री से हम पूरे फैमिली हिस्ट्री को पता लगा सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, अगर इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट एनालिसिस, डिजीज नहीं एनालिसिस, जिससे हम पूरे ह्यूमन काइंड को एक गिफ्ट दे सकते हैं कि अब आप बता सकते हो कि आपके अंदर बीमारी है या नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल में बीमारी नहीं दिखती है, ध्यान से समझना मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं। कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल में बीमारी नहीं दिखती है। ओके, जैसे कि मान लो कि ये वाली कंडीशन है, जैसे कि मान लो कोई फीमेल है। ठीक है, जैसे फीमेल में अगर फीमेल जनरली फीमेल जो होती है वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होती है, फीमेल में हीमोफीलिया
फीमेल रेसेसिव डिजीज़ नहीं होती। फीमेल में जो हीमोफीलिया होती है वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ होती है और फीमेल में ये बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब अगर फीमेल में अगर ऐसी कंडीशन है तो फीमेल को बीमारी नहीं होगी, जब तक यहाँ पर कोई बीमारी नहीं होगी जब तक ये कंडीशन ना हो जाए। आपको पता है कि जब कोई रेसेसिव है, रेसेसिव यहाँ पर डॉर्फ क्यों बना था, क्योंकि स्मॉल टी आ गए थे। तो जब दो रेसेसिव एलील एक साथ होते हैं तभी उसका एक्सप्रेशन होता है। तो हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो जब तक ये कहानी नहीं होगी तब तक फीमेल बीमार नहीं हो सकती है, डन। और ये कहानी बहुत ही रेयर होती है। तो आपने कैसे पता लगा, अच्छा ये वाली फीमेल जो है ये बीमार नहीं है, पर अब हम इसको कैरियर कंसिडर करेंगे क्योंकि इसके एक्स के पास उसके बीमारी का जीन है, ठीक है। तो इस पेडिग्री एनालिसिस से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी फीमेल बीमार होगी, कौन सी फीमेल कैरियर होगी। और अगर मान लो कि लड़के में बीमारी आई, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर लड़के में हीमोफीलिया आया है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला जीन होता है हीमोफीलिया बीमारी का, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि ये बीमारी जो है इसके लिए, देखो ध्यान से समझना, मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो ये कंडीशन है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो बच्चा नॉर्मल बनेगा। ये जो फादर है अगर वो नॉर्मल है, फिर भी अगर किसी लड़के में बीमारी आ गई है, लड़का बीमार है, तो इसका मतलब क्या है पता तुम्हें? इसका मतलब ये है कि फीमेल कैरियर थी, ठीक है। अगर मान लो कि पिता जो है फीमेल नॉर्मल थी और पिता हीमोफिलिक था, और मान लो लड़की हीमोफिलिक हो गई या कैरियर हो गई, तो हम ये मानेंगे कि इस एक्स से आया है बीमारी। समझ में आ रही है बात? तो आप ये प्रिडिक्ट कर पाए ना कि भैया जो लड़की बीमार है या जो लड़का बीमार है, मान लो लड़की कैरियर है लड़का बीमार है। अब लड़की कैरियर थी तो हमको तो पता नहीं चला, पर लड़का बीमार है ये तो दिख रहा है। पर अगर मान लो लड़की बीमार आई, अगर ये कंडीशन आई, मतलब इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम था जिसके पास जीन था, और मेल वाले के पास भी एक एक्स क्रोमोसोम था जिसपे जीन था, दोनों एक्स मिले और फीमेल बीमार हो गई। तो हम इस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय द स्टडी ऑफ पेडिग्री। समझ में आई बात? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर क्लास 12th, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अब लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते, लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है इसको सॉल्व करने में, पर आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको पेडिग्री आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसे भूल जाओ, ठीक है, समझ गए? तो प्लांट्स में हमने क्या देखा कि प्लांट्स में किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर पाना, हर जनरेशन में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या हो सकता है, और जनरेशन जल्दी जल्दी आती है। पर ह्यूमन बींग्स में जनरेशन जल्दी जल्दी नहीं आती, तो हमें जो है एक चार्ट बनाना पड़ेगा और हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि अगली आने वाली जनरेशन कैसी होगी। क्योंकि आपको पता है कि 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है, और जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए तब तक वो नए बच्चे नहीं पैदा कर सकता, तो बहुत लंबा वो होता है। तो हम सिर्फ प्रिडिक्शन पे काम करते हैं, हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कितने लड़के बीमार होंगे, कितनी लड़की बीमार होंगे। और बेटा मेरे बच्चों, पेडिग्री से ऐसा कभी नहीं हुआ कि सवाल ना आए, सवाल तो आना ही है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। स्लाइड शुरू कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताती हूँ। देखिए, सो डेफिनेशन पढ़ लीजिए क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाए। सो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स, ठीक है। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स फॉर 2 or more जनरेशन presented in the form of diagram or a family tree. This is called as pedigree, ठीक है। सो हमें क्या करना है, किसी जेनेटिक ट्रेट की स्टडी करना है, ठीक है। सपोज दैट कि हम हीमोफीलिया की स्टडी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, उसके नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, 2 से 3 जनरेशन ही हम स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। सो इट इज नथिंग, इट इज द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट फॉर 2 or more generations, ठीक है, to perform or to predict the individual who are suffering, who are not, ठीक है। and this diagram is called as pedigree. डन है। सो इसमें क्या करना है, it is a record of inheritance, किस चीज का, जेनेटिक ट्रेट का, कितने जनरेशन तक, 2 या उससे ज्यादा जनरेशन तक। एक इसको हम कैसे इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। इस डायग्राम को हम पेडिग्री कहते हैं। समझ आ गई बात? सो इट इज अ रिकॉर्ड, इट इज अ ट्री फॉर द हिस्ट्री ऑफ द फैमिली। समझ में आ गई बात? लोग कहते हैं कि इसकी पेडिग्री तो बड़ी खराब है, मतलब इसकी फैमिली हिस्ट्री खराब है, इसके जीन्स ही खराब है। डन, समझ आ गई बच्चों बात? चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको पेडिग्री के कुछ सिंबल्स बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पेडिग्री के कुछ सिंबल्स बताती हूँ। सो आई होप यू गेट कि पेडिग्री क्या होती है, ठीक है। क्यों चाहिए पेडिग्री हमको? पेडिग्री इसलिए चाहिए है क्योंकि, अच्छा मैंने यूजफुलनेस भी लिखी है, पहले मैं वो पढ़ाती हूँ, उसके बाद विल मूव टू द सिंबल्स, ओके। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या है पेडिग्री की जरूरत। पहले हम ये पढ़ लेते हैं पेडिग्री की जरूरत क्या होती है। देखो,
अगर हम किसी भी फैमिली की या किसी के भी खानदान की पेडिग्री पढ़ लेते हैं तो हम ये पता लगा पाते हैं कि पर्टिकुलर ट्रेट का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। समझ में आ रही बात? जैसे मैं आपको फिर से हीमोफीलिया का एग्जांपल लूंगी। एक फीमेल थी जो नॉर्मल थी, समझे, एक फीमेल थी जो नॉर्मल थी और उसको बताया नहीं गया, ठीक है। और मान लो ये कौन है, मान लो ये है अपना, क्या नाम रखूं यार, इसका नाम रख देती हूँ, मतलब क्या रख देती हूँ इसका नाम, ललिता, ठीक है। ललिता नाम की लड़की थी जो बिल्कुल नॉर्मल थी और इसकी शादी हम लोगों ने करा दी। किससे? इसकी शादी मतलब हमने भूषण नाम के लड़के से करा दी, ठीक है। भूषण और ललिता दोनों जो है आपस में प्यार में थे, शादी करा दी। अब भूषण ने बताया नहीं कि उसको हीमोफीलिया था, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है वो बाद में समझेंगे। भूषण ने बताया नहीं, उसको छुपाया कि मुझे हीमोफीलिया है और मतलब शादी कर ली दोनों ने। अब क्या हुआ, दोनों के बच्चे पैदा हुए, ठीक है। भूषण क्या है, हीमोफीलिया है, ठीक है। हीमोफीलिया, देखो बेटा याद रखना कि हीमोफीलिया, मैं बार बार हीमोफीलिया पे फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर हीमोफीलिया है मतलब क्वेश्चन आएगा, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं बेटा, ये आपके एग्जाम में आएंगे, पूछे जाएंगे, तो जो आएंगे तो पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो बार बार मैं हीमोफीलिया को ले रही हूँ बेटा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है मतलब कि फीमेल में ये तब एक्सप्रेस होगा जब ये वाली कंडीशन होगी। आपको पता है ना कि भैया जो आपका डॉर्फ ट्री था वो कब बना था, जब स्मॉल टी एक साथ थे। तो जब दोनों एक्स के पास जीन होगा तभी फीमेल बीमार होगी। अगर एक के पास अगर ये जीन हुआ ना तो फीमेल बीमार नहीं होगी, ठीक है। पढ़ा है ना आप लोगों ने, अभी आपको इसका कंसेप्ट भी बताती हूँ। तो अगर ये कंडीशन हुई तो फीमेल ना 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 फीमेल अब कैरियर होगी। वो जीन तो बीमारी का कैरी कर रही है पर वो बीमारी नहीं होगी फीमेल को। पर यहाँ कहानी मेल के साथ अलग है। अगर मेल के पास एक भी जीन हुआ तो मेल बीमार होगा, क्योंकि इससे वाई से कोई लेना देना है ही नहीं, वाई में तो जीन ही नहीं है। तो अगर मेल के पास अगर एच जीन हुआ तो मेल बीमार है। अब भूषण बीमार था पर उसने ललिता को बताया नहीं। अब इसमें हम रूल लगाएंगे 13, 23, 14, 24। कई बार हम इस रूल को पढ़ चुके हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको ये बताने की जरूरत है। 13 से 13 को फ्यूज करोगे तो क्या होगा, एक्स एक्स एच, ठीक है। दूसरे से तीसरे को फ्यूज करोगे, ना ना ना, ठीक है। पहले से तीसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो ये बनेगा पहले से चौथे को और पहले को, अच्छा क्या था, दूसरे को चौथे से। देखो ध्यान से सुनो, क्या आया रिजल्ट, क्या आया, पहले को तीसरे से फ्यूज कराया तो ये आया, दूसरे से तीसरे को फ्यूज कराया तो ये आया, पहले से चौथे को फ्यूज कराया तो ये आया, दूसरे से चौथे को फ्यूज कराया तो ये आया। तो अब आपने देखा कि भूषण जो है भले बीमार था, उसके जो लड़के बने वो सारे नॉर्मल हो गए, लो, और सारी लड़कियां कैरियर हो गई। तो अब आपने सोचा कि भूषण के जो लड़के होंगे वो सारे बीमार होंगे, भूषण को हीमोफीलिया था तो लड़के बीमार होंगे। पर कहानी बदल गई बेटा, लड़के नॉर्मल आ गए और लड़कियां कैरियर आ गई। समझ आए बात? तो ये एक प्रकार का पेडिग्री ही तो है जिससे आप एनालाइज कर रहे हैं कि भूषण और ललिता के बच्चे कैसे बनेंगे। क्लियर है मेरी बात? समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम बहुत सारे प्रिडिक्शंस करने वाले हैं कि जब दो लोगों का ब्याह होता है, जब शादी होती है तो उनके बच्चे, ब्याह नहीं भी होगा तो भी बच्चे होंगे अगर, तो किस प्रकार के बच्चे होंगे। सो इससे हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। पर्टिकुलर ट्रेट मतलब आप समझते हैं ट्रेट मतलब क्या होता है, ट्रेट मतलब कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। एंड फाइंडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द ट्रेट। और हम पॉसिबिलिटी देखेंगे। अपने भूषण और ललिता की शादी में देखा कि लड़के बीमार ही नहीं हुए। हमको लगा कि भूषण के बाद लड़का तो बीमार ही होगा, पर लड़का नॉर्मल निकल गया और लड़की कैरियर निकल गई। समझ में आई बात? तो हम ये देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई ट्रेट प्रेजेंट होगा, मतलब कोई कैरेक्टर आएगा, हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा या नहीं होगा, ठीक है, इन द होमोजाइगस और द हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, दोनों में हमको देखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो हम किसी भी इंडिविजुअल की पॉसिबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय द पेडिग्री एनालिसिस कि उसको बीमारी होगी या उसको बीमारी नहीं होगी, ठीक है। It is also useful for the genetic counselors to advise intending the couple about the possibility of having children with the genetic defects। समझ में आई बात? देखो भैया, आपको पता है कि ये समझना मेरी बात को, जैसे मान लो कि मल्टीपल, जैसे ध्यान समझना, जैसे जो फीमेल्स होती हैं जिनके मल्टीपल एबॉर्शंस होते हैं तो फिर उनको क्या बोला जाता है पता है तुमको? कि आप जेनेटिक टेस्ट करवाओ, ठीक है। आप क्या कराओ? जेनेटिकल टेस्ट कराओ। उसके जेनेटिक रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर ये बोलता है कि आपकी जो संतान है उसमें क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। तो कोई भी जेनेटिक काउंसलर होता है उसको पेडिग्री एनालिसिस से पूरा जो है वो क्या कह सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है कि अगर लड़का हुआ तो ये होगा, लड़की हुई तो ये होगा।
तो कौन बचेगा बच्चा, कौन नहीं बचेगा बच्चा, तो पेडिग्री एनालिसिस से डॉक्टर्स को बहुत सहायता मिलती है। वो कपल को पहले ही बता देते हैं कि अगर लड़की हुई तो बेटा ये हो सकता है, लड़का हुआ तो ये हो सकता है, अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं जो बच्चे को हो सकते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, अल्केप्टोनूरिया, फिलाइनकीटोनूरिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, और ब्रैकीडेक्टाइली, सिंडेक्टाइली, ठीक है, ये सारे रेसेसिव ट्रेट्स हैं और सारे डोमिनेंट ट्रेट हैं, ठीक है। ये जितने भी अभी पढ़े वो सारे रेसेसिव ट्रेट्स होते हैं और ये बाकी ये जो दो है डोमिनेंट ट्रेट है। अब आपको एक और चीज बताती हूँ, ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं, जो भी जेनेटिकल डिजीज होती हैं, वो रेसेसिव कंडीशन में होती हैं। समझ में आ रही बात? ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो रेसेसिव कंडीशन में अपीयर होती हैं। जैसे ज्यादा बीमारियां हैं ऑटोसोमल रेसेसिव, ज्यादा बीमारियां हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ठीक है, वाई लिंक्ड रेसेसिव, वाई लिंक्ड का तो खैर छोड़ो। तो डोमिनेंट जो ट्रेट्स होते हैं वो ज्यादातर बीमारियां नहीं कॉज करते, जितने भी रेसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो बीमारियां कॉज करते। और एक और बात बताती हूँ, जितनी भी जेनेटिकल बीमारियां हैं वो ज्यादातर मेल्स को होती हैं, ठीक है, फीमेल्स को ज्यादातर बीमारियां जेनेटिकल होती ही नहीं है। समझ में आई बात? फीमेल ज्यादातर कैरियर होती हैं, वो बीमारी को ऐसे कैरी करके चलती हैं, ले तू ले, ठीक है, ज्यादातर बीमारी कैरी करके फीमेल्स चलती हैं। पर अगर मेल ऐसी कंडीशन में है तो वो बीमार होगा बेटा, ठीक है, इसको कलर ब्लाइंड होगा, इसको हीमोफीलिया होगा। तो मेल्स जो होते हैं उनमें जेनेटिकल बीमारियां ज्यादा होती हैं, ठीक है। अगर आप पेडिग्री एनालिसिस आपको बहुत सारी करवाऊंगी मैं, जब आप पेडिग्री एनालिसिस पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो रेसेसिव बीमारियां होती हैं वो ज्यादा होती हैं, ठीक है। मतलब ये अगर कंडीशन है तो बीमारी है, ये कंडीशन है तो बीमारी है, तो रेसेसिव जो ट्रेट्स होते हैं वो ज्यादा बीमारी कॉज करते हैं एज कम्पेयर टू डोमिनेंट। अब ये क्या बोल रही हूँ मैम, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बेटा, जब तक सवाल नहीं सॉल्व करोगे तब तक नहीं बनेगा। अब आओ तुमको सुनाती हूँ क्वीन विक्टोरिया की कहानी। चलो अब देखते हैं क्वीन विक्टोरिया की कहानी। क्वीन विक्टोरिया जो कहानी है वो आपको पता ही होगा कि हीमोफीलिया की कहानी। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो है क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो मिसिंग हो जाते हैं। हीमोफीलिया ए और बी है, ये डिजीज में हम लोग पढ़ लेंगे। दो प्रकार की हीमोफीलिया होती है, टेंशन ना लो उसको, ठीक है। इट कैन इंडिकेट दैट द ओरिजिन ऑफ अ ट्रेट इन द एंसेस्टर, एग्जांपल हीमोफीलिया अपीयर्ड इन क्वीन विक्टोरिया एंड स्प्रेड इन द रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप थ्रू द मैरिजेस। देखो उन लोगों ने, हुआ ये था कि उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों में ही, देखो रॉयल फैमिलीज में ऐसा ही होता है कि बीच में रिश्तेदारों के बीच में शादियां हो गई जिससे डिजीज फैल गई, ठीक है। इट कैन इंडिकेट दैट द हार्म अ मैरिज बिटवीन द क्लोज रिलेटिव मे कॉज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लोज रिलेटिव्स के बीच में शादी करोगे तो जो डिजीज होती है वो फैलती है। इसलिए हमेशा जब भी शादी की जाती है ना तो लोग कहते हैं सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई जेनेटिक डिजीज होगी तो सेम गोत्र में वो स्प्रेड हो सकती है। हीमोफीलिया की क्या कहानी है वो मैं आपको डिजीज में पढ़ाऊंगी, तो टेंशन ना लो मेरे बच्चों। चलो अब आपको मैं कुछ चीजें बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर कहाँ पे बताऊं? देखो बच्चों, हमारे पास जो है, मैं पहले समझाऊंगी यहाँ पे, ठीक है ना, ये सब जो पढ़ा हुआ है ये अपन बाद में देखते हैं। देखो हमारे पास बेटा क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। ये हम लोगों ने कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्रोमोसोम मेरे लल्ला दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है ऑटोसोम, ठीक है, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। डन है बच्चों, ठीक है, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। आई होप कि ये सबको पता होगा। अब ऑटोसोम की बात करें तो कितने होते हैं बच्चों हमारे पास? ऑटोसोम कितने होते हैं? ऑटोसोम होते हैं अपने कितने, हम लोगों के पास कितने, 46 जो है क्रोमोसोम है, 23 पेयर। तो हमारे पास जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर क्या है, मतलब 44 अपने पास क्या है, ऑटोसोम है, ठीक है। और हमारे पास दो क्या होते हैं, दो होते हैं या 1 पेयर होते हैं हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि ये सेक्स क्रोमोसोम XX भी हो सकते हैं या तो ये XY भी हो सकते हैं। डन हो गई इतनी बात, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, अब ध्यान से समझो मेरी बात, ठीक है। अब अगर हमारे पास 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं जो ऑटोसोम्स हैं, अगर इनके ऊपर कोई बीमारी वाला जीन है, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर इनके ऊपर कोई बीमारी वाला जीन है बेटा, ठीक है, तो ये ऑटोसोमल डिजीज है। समझे गई मेरी बात? क्या बोल रही मैंने बोला आपके पास टोटल 46 क्रोमोसोम है, 44 ऑटोसोम है और 2 सेक्स क्रोमोसोम है। अगर 44 के ऊपर कोई बीमारी है, 44 के ऊपर बीमारी वाला जीन है, देन दिस इज द ऑटोसोमल डिजीज। डन है। अगर बीमारी वाला जीन ऑटोसोम क्रोमोसोम के ऊपर है, उन 22 पेयर में किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर है, तो वो ऑटोसोमल डिजीज है मेरे लल्ला।
अब ऑटोसोमल डिजीज जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। अगर जीन ऑटोसोमल दिस डिजीज वाला जीन अगर किसी ऑटोसोम के ऊपर है देन वो डिजीज ऑटोसोमल डिजीज है। अब ऑटोसोमल डिजीज मेरे लल्ला दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है डोमिनेंट, एक हो सकती है डोमिनेंट और एक हो सकती है रेसेसिव। अब ये कैसे अपीयर होंगे एक बार ये भी समझेंगे आप लोग। एक हो सकती है डोमिनेंट और एक हो सकती है रेसेसिव। डन हो गई इतनी बात। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। आप लोगों ने ये पढ़ा डोमिनेंट कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। मान लो कि ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम है। अब यहां पर आपका बीमारी वाला जीन है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए, ठीक है। ये एक बीमारी वाला जीन है कैपिटल ए, ठीक है, ओके। और यहां पर भी एक बीमारी वाला जीन है कैपिटल ए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन कैसी हो गई, डोमिनेंट, ठीक है। दोनों के पास जो है डोमिनेंट जो है जीन है, ठीक है। तो ये बीमारी, इसको तो बीमारी होगी ही होगी क्योंकि दोनों क्रोमोसोम के पास, इसके होमोलोगस पेयर के पास जीन है, इनको तो बीमारी होनी ही होनी है। डन। पर अगर मान लो कंडीशन ये है स्मॉल ए, ये वाली कंडीशन हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस कंडीशन में बीमारी तो होनी ही होनी है। अगर दोनों डोमिनेंट जीन्स हैं तो भैया बीमारी तो होनी ही, पढ़ा ही आप लोगों ने। अगर डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो बीमारी वाला जीन है वो डोमिनेंट है। अब अगर वो एक होगा तो भी बीमारी होगी और अगर दो होंगे तब तो होनी ही होनी है। जैसे सपोज दैट कि हम लोग बात कर रहे हैं, या मैं ऐसे ही बात करती हूँ, सपोज दैट कि कोई क्रोमोसोम है ए, ठीक है, नहीं इस क्रोमोसोम पी मान लेती हूँ, और ये पी और क्यू, ठीक है, क्यू, ठीक है। अब मान लो कि ध्यान से समझो, अगर इसके पास भी बीमारी है और इसके पास भी बीमारी है, ठीक है, दोनों के पास जो है ये होमोजाइगस कंडीशन है, तो बेटा क्या बनेगा बोलो, ये इंडिविजुअल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोलो यही इंडिविजुअल बनेंगे। तो सबको बीमारी होगी कि नहीं होगी, बोलो यही इंडिविजुअल बनेंगे। तो सबको बीमारी आई कि नहीं आई। तो अगर एक भी जीन हुआ आपके पास बीमारी वाला तो आपको इसमें बीमारी होगी बेटा, और अगर दो हुए तब तो कोई रोक ही नहीं सकता है। डन, कोई दिक्कत। तो ये होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। और डोमिनेंट का मतलब कि आपके पास एक तो बीमारी का डोमिनेंट जीन होना ही चाहिए, ठीक है। मान लो 16 क्रोमोसोम की कोई 16 क्रोमोसोम के ऊपर ये बीमारी का जीन बैठा हुआ है, तो अगर वो जीन डोमिनेंट है, एक उसका देखो हर क्रोमोसोम का एक होमोलोगस पेयर होता है। अगर मैंने बोला 22 पेयर तो भैया 11 एक साइड होंगे, 11 एक साइड होंगे और 11 एक साइड होंगे, और हर क्रोमोसोम का एक होमोलोगस पेयर होता है। तो अगर मान लो इसके ऊपर डोमिनेंट जीन है और इसके पास नहीं है, फिर भी बीमारी होगी। इसके पास डोमिनेंट जीन है और इसके पास भी है, तब तो होनी ही होनी है, ठीक है। तो ये होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब कहानी क्या है, आप लोगों ने जब ये वाला कंडीशन लाए थे, ये जब दोनों एलील्स आए थे तभी जाके आपका डॉर्फ प्लांट बना था कि नहीं बना था, बोलो। तो जब तक आपके इन क्रोमोसोम पे होमोलोगस पेयर के इधर भी स्मॉल ए नहीं होगा, मतलब कोई भी रेसेसिव एलील नहीं होगा, और सेम उसके दूसरी जगह भी रेसेसिव होमोलोगस पेयर के पास भी उसका रेसेसिव एलील नहीं होगा, जब तक ये कंडीशन नहीं आएगी तब तक बीमारी नहीं हो सकती है। तो रेसेसिव ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर में दो रेसेसिव एलील्स का होना एक साथ जरूरी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में एक डोमिनेंट एलील भी हुआ, दोनों होमोलोगस पेयर में देखे, ये दो होमोलोगस पेयर है, इसके पास हुआ तो भी ठीक है, इसके पास नहीं हुआ तो भी ठीक है, दोनों के पास हुआ तब तो होनी ही होनी है। तो दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम में भी अगर डोमिनेंट एलील है तो बीमारी होगी, दो है तब तो होनी ही होनी है। और अगर दोनों के पास रेसेसिव एलील्स हैं, दोनों के पास रेसेसिव एलील्स हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, और रेसेसिव फिर अपना एक्सप्रेशन देगा। क्लियर। और आपको पता होना चाहिए कि रेसेसिव क्यों हो गए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या करते हैं, डिफेक्ट कर देते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पर ये क्या करते हैं, रेसेसिव डिसऑर्डर कैसे हो जाते हैं, कोई भी म्यूटाजन वगैरह आता है तो नॉर्मल जीन को ये डिफेक्ट कर देते हैं, द जीन गेट रेसेसिव। समझ में आई बात, पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को। जैसे कि हीमोफीलिया की बात करते हैं हम लोग, तो हीमोफीलिया में ये जो है क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाले जीन को सप्रेस कर देता है। जैसे मान लो कि सपोज दैट कि कैपिटल ए था, जो मान लो कि हीमोफीलिया के सारे फैक्टर बना, जो कि नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर बना रहा था। अब यहाँ पे म्यूटाजन आए तो बेटा इनने इस जीन को ही खत्म कर दिया। अब वो जीन कैसा हो गया, रेसेसिव, वो प्रोटीन बना ही नहीं पा रहा है, तो अब आपके ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी। तो रेसेसिव कैसे हो जाते हैं, रेसेसिव कैसे हो जाते हैं, रेसेसिव हो जाते हैं
बाय द एक्शन ऑफ म्यूटाजेंस, वो अपना प्रोटीन बनाना या नॉर्मल फंक्शन करना वो जीन ही बंद कर देते हैं, दे बिकम रेसेसिव। और जब दो रेसेसिव आपस में मिल जाते हैं तो भैया आपकी बीमारी अपीयर हो जाती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या होते हैं? हमारे पास एक जीन में हुआ म्यूटेशन, ठीक है, और वो जो जीन था वो इतना प्रोमिनेंट हो गया कि वो डिफेक्टेड प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया, एक अलग ही कहानी शुरू कर दी। दिस इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। डन है। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर कब एक्सप्रेस होंगे? जब दो डोमिनेंट बीमारी के जीन एक साथ हो या एक भी हो तो भी होगा, ठीक है। और रेसेसिव कब होंगे? जब दो रेसेसिव एलील्स एक साथ होंगे। रेसेसिव कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ सेक्स क्रोमोसोम पे कैसे बीमारी होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि वी हैव बेसिकली दो प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। हमारे पास दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है। एक होता है एक्स, एक होता है वाई, ठीक है। अब अगर एक्स पे है तो एक्स लिंक्ड है, अगर एक्स पे बीमारी वाला जीन है तो इट इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, और अगर वाई पे बीमारी वाला जीन है वो होता है वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड होता है, इसलिए हम लोग ज्यादातर एक्स लिंक्ड पढ़ते हैं, ठीक है। अब सेक्स जो लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं, एक्स लिंक्ड इज अ डिफरेंट थिंग है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आपका सेक्स क्रोमोसोम पर कोई बीमारी वाला जीन है तो इट इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, पर अगर एक्स क्रोमोसोम पर ही है, वाई पे नहीं है, तो इट इज अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो होते हैं ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ईदर इट इज डोमिनेंट, या तो ये डोमिनेंट हो सकते हैं। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर यहां लिख रही हूं मैं, देखो ध्यान से, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर दो प्रकार के हो सकते हैं, ओके बच्चों। एक हो सकता है डोमिनेंट और दूसरा हो सकता है रेसेसिव, सेम ऐसा ही, ठीक है। दूसरा हो सकता है रेसेसिव। क्लियर है इतनी बात? कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, कोई टेंशन, ओके। नाउ डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात करते हैं। ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन एक्स लिंक्ड होता है। कोई फीमेल है, अगर उसके पास एक भी डोमिनेंट जीन हुआ तो फीमेल बीमार होनी ही है। दो हुए तब तो डेफिनेटली होना है, कोई टेंशन ही नहीं है, ओके। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर सेम ऐसा ही है, बस वो ऑटोसोम के क्रोमोसोम पे था और ये सेक्स क्रोमोसोम पे। तो अगर आपके दो फीमेल है, अगर फीमेल के एक भी एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट डिसऑर्डर है मान लो किसी फीमेल को, और अगर उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे भी बीमारी वाला जीन है तो बीमारी होगी। दोनों पे है तब तो होनी ही है। मेल पे डोमिनेंट डिसऑर्डर है और अगर एक्स लिंक्ड है तो भैया हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर मेल में ये कंडीशन है, ये डोमिनेंट है, तो मेल भी बीमार होगा क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अगर एक्स पे डोमिनेंट जीन है तो भैया मेल भी बीमार होगा। दो हुए तब तो होना ही होना है, पर एक भी हुआ तो डोमिनेंट डिसऑर्डर में फीमेल और मेल दोनों बीमार हो सकते हैं, ठीक है। रेसेसिव की बात करूं, अगर मैं जैसे हीमोफीलिया की बात करूं, तो हीमोफीलिया में ये कहानी फीमेल की बीमारी नहीं है। जब तक ये कंडीशन ना आ जाए, जब आपके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे बीमारी का जीन ना हो, तब तक फीमेल बीमार नहीं हो सकती, पर मेल फिर भी बीमार हो सकता है क्योंकि मेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी बीमारी वाला जीन मेल को बीमार कर सकता है। इसलिए जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होते हैं वो ज्यादातर मेल्स को होते हैं, फीमेल उनके लिए कैरियर होती है। सो आई होप यू गेट दिस। हाउ मेनी क्रोमोसोम वी हैव मेरे लल्ला? वी हैव बेसिकली दो प्रकार का क्रोमोसोम, वन इज द ऑटोसोम एंड वन इज द सेक्स क्रोमोसोम। इफ द डिजीज जीन इज प्रेजेंट इनटू द ऑटोसोम then this is the autosomal disorder, and if the disease gene is present into the sex chromosome then this is the sex chromosomal disorder, ठीक है। now the autosomal disorder can be of two type, either it is dominant or recessive। dominant disorder में अगर एक भी dominant जीन बीमारी वाला है तो बीमारी होगी, दो होगी तब तो डेफिनेटली होगी। recessive autosomal disorder में क्या होता है कि एक भी recessive जीन हुआ तो बीमारी नहीं होगी, दो recessive जीन्स होने जरूरी है बीमारी वाले, ओके। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है, और एक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट या पूरे सेक्स लिंक्ड जो होते हैं मेनली एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, और वाई लिंक्ड जो होता है वो मेल से मेल को कैरी होता है, वो बहुत कॉमन नहीं होता है, ठीक है। और वो पढ़ाऊंगी मैं, पर मेनली जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं, सेक्स लिंक्ड बीमारियां होती हैं वो एक्स लिंक्ड होती हैं, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार की हो सकती है, डोमिनेंट और रेसेसिव। अगर एक भी बीमारी वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होगा, फीमेल और मेल दोनों को। दो हुए तब तो डेफिनेटली होना है, पर अगर दो डोमिनेंट जीन कब होंगे? जब फीमेल होंगे, क्योंकि वाई से एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद रेसेसिव, जब तक आपके पास दो रेसेसिव जीन नहीं होंगे, मेल्स की कहानी यह है कि मेल्स के पास एक्स दूसरा होता ही नहीं, तो अगर एक भी मेल के पास है तो बीमारी होगी, पर फीमेल को बीमार करने के लिए दोनों के पास, दोनों एक्स क्रोमोसोम के पास रेसेसिव जीन्स होने चाहिए। आई होप यू गेट दिस, ठीक है। आई होप यू गेट दिस। नाउ अब मैं आपको, ठीक है, सो लिसन टू दिस। सो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स, इट मे बी ऑटोसोमल लिंक्ड, इट मे बी सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल होगा तो डोमिनेंट और रेसेसिव, और सेक्स लिंक्ड होगा तो भी डोमिनेंट और रेसेसिव। सेक्स लिंक्ड दो प्रकार का
हो सकता है, इधर इट इज एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, ठीक है। मेनली कौन सा होता है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। डोमिनेंट की बात करूं तो कब एक्सप्रेशन होगा, दोनों होंगे तो भी एक्सप्रेशन होगा, पर अगर एक भी हुआ तो भी एक्सप्रेशन होगा। मेल में अगर ये कंडीशन है तो भी एक्सप्रेशन होगा, मतलब एक भी अगर आपके पास डोमिनेंट जीन है तो एक्सप्रेशन होगा। रेसेसिव की बात करूं तो फीमेल में ये कंडीशन जब तक नहीं होगी तब तक एक्सप्रेशन नहीं होगा, पर मेल में अगर ये कंडीशन हुई तब एक्सप्रेशन होगा। क्लियर, डन। यहां पर ऑटोसोम सेम कंडीशन इधर भी है, बस वो सेक्स लिंक थी, ऑटोसोमल लिंक्ड है। डन हो गई इतनी बात। आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, अभी तक तो हम बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी कहानियां पढ़ रहे थे। ओके, नाउ अब मैं आपको थोड़े से कहानी शुरू करती हूँ। कौन से शुरू करूँ, पहले अभी आपको सिंबल्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमको पेडिग्री चार्ट बनाना है तो हम कौन कौन से सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से सिंबल्स का यूज करते हैं बच्चों, जैसे कि ये स्क्वायर है, ठीक है, रेड से बनाती हूँ ताकि विजिबल हो। ओके, ये स्क्वायर जो होता है जनरली हम इसको मेल बताते हैं, ठीक है। ये जो ऐसा डब्बा है इसको मेल बताते हैं। राउंड को हम फीमेल बताते हैं, ठीक है। और क्या बताना है मुझे इसमें, अब अगर इन दोनों के बीच में हो गई शादी, ठीक है, तो ये हो गई इसकी शादी। क्लियर है, जो जो मुझे जरूरत है मैं वो बता रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल और इनकी हो गई शादी, ठीक है। अब बेटा शादी से हुए बीमार बच्चे, तो बच्चों को हमेशा हम कैसे दिखाते हैं, डार्क कलर से, ठीक है। तो फीमेल बीमार हुई तो ऐसे दिखाएंगे, मान लो इसके दो बच्चे हो गए तो एक लड़का भी बीमार हो गया और लड़की भी बीमार हो गई, तो हम हमेशा डार्क कलर जब कर देते हैं, ठीक है, तो जब डार्क कलर कर देते हैं तो वो बीमार है। जैसे कि देखो डार्क कलर किया तो अफेक्टेड फीमेल हो गई, डन, और डार्क कलर किया तो अफेक्टेड मेल हो गया। हमको अभी ये हिस्ट्री पिछली छोड़ो, ये भी नहीं जानना, ये भी नहीं जानना, बस जब डार्क कलर कर दोगे तो आप क्या हो, बीमार हो, ठीक है, सफर्ड इंडिविजुअल और डिजीज्ड इंडिविजुअल। डन है। यहां पर अगर आप ऐसा साइन दिखा रहे हो बच्चों तो आपका सेक्स जो है वो अनस्पेसिफाइड है, मतलब हमें नहीं पता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। डन है। और कौन सा चाहिए हमको, ओके, जब आप ऐसा साइन दिखा रहे हो तो मतलब कि मर गए हैं, ठीक है, मतलब फीमेल मर गई है। ऐसा राउंड वाला दिखाओगे तो फीमेल मर गया, ऐसा वाला दिखाओगे तो मेल मर गया, ठीक है। आई होप कि दिस क्लियर है, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर इसके अंदर 1 2 लिखा है तो 2 फीमेल है, 1 लिखा है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर 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 बच्चों, तो ये ऐसा कर दोगे तो मेल मर गया है, ऐसा कर दो तो फीमेल मर गया। क्लियर क्लियर, ना आपको मिसकैरेज की जरूरत है, प्रेगनेंसी की भी जरूरत नहीं, कहीं कुछ भी जरूरत नहीं। 2 ऐसे लिखोगे तो मेल है, 2 ऐसे लिखोगे तो फीमेल, ठीक है। क्लियर हो गया, इतने सिंबल्स, इतने ही सिंबल आपको जरूरत है, बाकी किसी सिंबल की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ सेक्स अनस्पेसिफाइड मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये एक सिंबल बहुत जरूरी है, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है मतलब ये है, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो मतलब ये है कि आपने अपने किसी रिश्तेदार से ही शादी की है। समझ में आ रही बात, और वहीं से जेनेटिकल बीमारियां फैलना शुरू होती हैं। तो अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों तो मतलब आपने किसी रिश्तेदार से ही शादी की है। डन है इतनी बात। अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, डन ऐसा, तो फीमेल है कैरियर, ठीक है। फीमेल क्या है बच्चों, कैरियर है, ठीक है। मुझे एक और चीज बतानी थी, फीमेल कैरियर है और कई बार कैरियर को हम लोग ऐसा भी दिखाते हैं, आधा डार्क कर देते हैं और आधा लाइट छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये भी कैरियर ही होता है। क्लियर हो गया। सो आई होप कि आपको सारे सिंबल्स जो है रिवाइज हो गए होंगे। एक बार बिना देखे अपन लोग बना लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो बेटा ये है आपका फीमेल, ठीक है, ये है आपका मेल, पूरा बिना देखे बनाना है हमको ताकि रट जाए, ठीक है। ये है आपका अनस्पेसिफाइड सेक्स, ठीक है, यूएस लिख दे रही हूँ, अनस्पेसिफाइड सेक्स, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ा हम लोगों ने, ये हो गई इनकी मैरिज, एम लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गई रिश्तेदारों के बीच में मैरिज, ठीक है, रिलेटिव मैरिज, आरएम लिख दूं मैं, ये हो गई रिलेटिव मैरिज। रिवीजन हो रहा है बढ़िया, कोई मजा परेशानी को तो नहीं है ना। अब अगर हमने कर दिया डार्क, ठीक है बेटा, अगर हमने कर दिया इसको डार्क, ठीक है, ये हो गया डार्क, तो ये कैसी है भैया, ये हो गई अफेक्टेड फीमेल, ठीक है, ये पूरा लिख देती हूं मैं, ये हो गई अफेक्टेड फीमेल, बीमार है ये। और अगर बेटा मैंने ऐसे डब्बे को कलर कर दिया, ठीक है, पूरा कलर करूँ नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, अगर मैंने डब्बे को कलर कर दिया है तो ये है बेटा अफेक्टेड मेल, ठीक है, ये क्या है बेटा अफेक्टेड मेल। डन है, क्लियर ये सिंबल। उसके बाद मैंने अगर ये लिखा तो ये है कैरियर, कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल को आपको बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी दिखाता, आधा डार्क कर देता है, ठीक है। क्लियर, दिस इज द कैरियर फीमेल बच्चों। उसके बाद और देखते हैं और क्या था, और क्या था, और क्या था, और क्या था, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, और भी एक आधा बताया था। हाँ, अगर मैंने ऐसा दिखा दिया तो फीमेल मर गई है,
ठीक है, फीमेल मर गई, और अगर मैंने ऐसा दिखा दिया है तो मेल मर गया है। क्लियर? ये सिंबल आपके पेडिग्री में हम यूज करने वाले हैं। सारे सिंबल ऐसे आपको रटे होने चाहिए बच्चों, बिल्कुल रटे होने चाहिए, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है। सो आज हम लोग कौन कौन सी पेडिग्री करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस की पेडिग्री, रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों, और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की पेडिग्री, डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों। बस कंसेप्ट को बिल्डअप करना कि रेसेसिव में जब तक ये कंडीशन नहीं होगी एक्सप्रेशन नहीं होगा, डोमिनेंट में अगर ये कंडीशन हुई तो भी एक्सप्रेशन होगा, और ये कंडीशन हुई तो भी एक्सप्रेशन होगा, चाहे सेक्स लिंक्ड हो चाहे ऑटोसोमल हो। डन? क्लियर 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 क्लियर? चलिए, ये हो गए सिंबल्स, वी हैव डन विद द सिंबल्स। ठीक है, सिंबल आपको पता होने चाहिए, बिना सिंबल के आप पेडिग्री सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर क्लियर? चलिए, अब मैं आपको बताती हूं अलग अलग करके। ठीक है, अब हर चीज को सॉल्व करने का एक वो होता है, मतलब रूल्स होते हैं, मतलब बिना रूल्स के आप पेडिग्री को नहीं पहचान पाओगे कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा कर रहे हैं? वी डिटरमाइन द पेडिग्री चार्ट शोज दैट ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड डिजीजेस। ठीक है, हम कैसे जाने कि ऑटोसोमल डिजीज है या एक्स लिंक्ड डिजीज है? समझो मेरी बात को बेटा, क्या बोल रही मैं ये बोल रही हूं कि कैसे हम ये पहचाने कि ये ऑटोसोमल पेडिग्री है या एक्स लिंक्ड पेडिग्री है। एक्स लिंक्ड मोस्ट कॉमन, इसलिए मैं बार बार एक्स लिंक्ड ही बोलूंगी, वाई लिंक्ड को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, अगर इफ द मोस्ट ऑफ द मेल्स इन द पेडिग्री आर अफेक्टेड देन द डिसऑर्डर इज एक्स लिंक्ड। ठीक है, ये याद रखना कि अगर ज्यादातर मेल दिखाई दे रहे हैं बीमार, तो ये कैसी है पेडिग्री? ये पेडिग्री है आपकी एक्स लिंक्ड। ठीक है, तो अगर आपको मोर मेल दिखाई दे रहे हो तो ये आपकी एक्स लिंक्ड पेडिग्री है। ठीक है, क्या है? एक्स लिंक्ड पेडिग्री है। क्लियर है? कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं। और अगर रेशियो 50-50 हो, मतलब 50% मेल हो और 50% फीमेल हो, ठीक है, तो ये ऑटोसोमल पेडिग्री है। क्लियर है मेरी बात? क्या समझे आप? अगर आपको किसी चार्ट में क्या दिख रहा है, ज्यादा मेल दिखाई दे रहे हैं बीमार, तो ये एक्स लिंक्ड पेडिग्री है। अरे देखो यार, ये एक क्या था? फीमेल थी, नॉर्मल थी। ठीक है, और मान लो ये कैरियर है फीमेल, और ये है मेल। मेल क्या है? मेल क्या है? बीमार। नहीं, बीमार नहीं लिखते मेल को, अपन मेल नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है, ये मेल नॉर्मल ले लिया। क्लियर है? अब इसको 13, 23, 14, 24 रूल लगाओ। पहले का तीसरे से क्या बनेगा? ये। ठीक है, दूसरे का तीसरे से क्या बनेगा? ये। ठीक है, फिर पहले का चौथे से क्या बनेगा? ये। ठीक है, और दूसरे का चौथे से क्या बनेगा? ये। तो आपको क्या दिख रहा है कि मेल बीमार दिख रहे हैं, बाकी तो फीमेल कैरियर है, और एक मेल नॉर्मल है और एक फीमेल नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये कि आपको मोर मेल नॉर्मल दिख रहे हैं, तो ये कैसे डिजीज है? एक्स लिंक्ड। समझ गए? तो आपको ये देखना है कि अगर आपको मेल ज्यादा बीमार दिखाई दे रहे हैं तो एक्स लिंक्ड है, और अगर दोनों 50-50% दिखाई दे रहे हैं तो ऑटोसोमल है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? आपको एग्जांपल भी बताया मैंने। चलो देखो देखो, यहाँ पे बनाया भी हुआ है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूं मैं। अब हम ये कैसे जाने कि मेल जो है डोमिनेंट है रेसेसिव है? देखो ध्यान समझो, हमको ये तो समझ में आ गया कि एक्स लिंक कैसे पहचानेंगे अगर मेल ज्यादा बीमार है, और ऑटोसोमल कैसे पहचानेंगे हम लोग? ऑटोसोमल हम ऐसे पहचानेंगे 50-50% होना चाहिए, 50% मेल 50% मेल, अंदाजा। ठीक है, अब हमको ये पहचानना है कि ऑटोसोमल में भी डोमिनेंट डिसऑर्डर है, रेसेसिव डिसऑर्डर है। आओ उसके लिए भी पहचानते हैं कैसे होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, नाउ सबसे पहले एक्स लिंक्ड हो चाहे ऑटोसोमल हो, उसमें हम ये कैसे पहचाने कि ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है? ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्स लिंक्ड हो चाहे ऑटोसोमल हो, हमेशा याद रखो कि डोमिनेंट है ना, तो जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस पेडिग्री में, कादा पेडिग्री में मैंने एग्जांपल लिया होगा ना। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लुक एट दिस, लुक एट दिस। चाहे एक्स लिंक्ड हो चाहे ऑटोसोमल हो, ठीक है, चाहे एक्स लिंक्ड हो चाहे ऑटोसोमल हो, जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर ये बीमार, यहां पर ये बीमार, यहां पर ये बीमार। क्लियर? 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 क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि मान लो कि एक्स लिंक्ड है। ठीक है, एक्स लिंक्ड है। अगर एक्स लिंक्ड है या कोई भी लिंक्ड है, डोमिनेंट है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो, कुछ भी डोमिनेंट हो, अगर जनरेशन स्किप हो गई तो वो डोमिनेंट नहीं है। देखो, इसको बीमारी, इसको बीमारी, इसको बीमारी, तीनों जनरेशन में बीमारी है तो डोमिनेंट है। दिस इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अच्छा, मैंने तुम्हें क्या बोला है? सेक्स लिंक्ड में ज्यादा लड़के बीमार होते हैं, और ज्यादातर बीमारियां कैसी होती है? रेसेसिव होती हैं। ठीक है,
ज्यादातर बीमारियां कैसी होती है, रेसेसिव होती हैं, मतलब एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर जो होते हैं दीज आर द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, ठीक है, और इसमें लड़के ज्यादा बीमार होते हैं, जबकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में फीमेल ज्यादा बीमार होती है। खैर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। ऑटोसोमल डोमिनेंट देखते, देखो इसमें बीमारी हुई, इसमें भी बीमारी हुई, जनरेशन स्किप हुई, क्या इसमें बीमारी नहीं थी पर इसमें बीमारी आ गई, मतलब एक पहली जनरेशन में थी नहीं बीमारी, तो ये हुआ रेसेसिव। तो पहला रूल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट हो चाहे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो, डिसऑर्डर हमेशा जो है हर जनरेशन में दिखाई देना चाहिए, तब वो डोमिनेंट है। अगर जनरेशन स्किप हो गई, ठीक है, एक जनरेशन में था दूसरे में नहीं है तीसरे में है, तो भी ये रेसेसिव है, ठीक है। इफ द डिसऑर्डर इज रेसेसिव, ध्यान से सुनो मेरी बात क्या बोल रही हूं। इफ द डिसऑर्डर इज रेसेसिव, नीदर प्रेजेंट क्या लिखा, नाइदर पेरेंट हैज टू हैव द डिसऑर्डर बिकॉज दे कैन बी हेटेरोजाइगस। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनो। यहां पर कुछ मैं आपको रूल्स बताती हूं। देखो डोमिनेंट के क्या रूल है, ठीक है, चाहे कोई भी डोमिनेंट हो, और रेसेसिव के क्या रूल है, ठीक है। सबसे पहले रूल के बिना आप पेडिग्री नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कोई भी डिसऑर्डर हो, चाहे सेक्स लिंक्ड हो चाहे ऑटोसोमल, डोमिनेंट कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होती, ठीक है। स्किप जनरेशन छोटा छोटा लिखूंगी क्योंकि टाइम नहीं है, स्किप नहीं हो सकती जनरेशन, नो। इसमें जनरेशन स्किप हो सकती है, ठीक है, इसमें जनरेशन स्किप हो सकती है। डोमिनेंट डिसऑर्डर का ये रूल है कि आपके किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक पेरेंट को बीमार होना ही होगा, तभी आपके जो बच्चे बनेंगे वो बीमार होंगे। क्लियर माई थिंग व्हाट आई एम सेइंग मेरे बच्चा लोग, क्या बोला मैंने, ठीक है। यहां पर आपको देखना है डोमिनेंट में वन पेरेंट को बीमार होना ही होगा, वन पेरेंट मस्ट हैव डिजीज, ठीक है, दोनों को हुआ तब तो होनी है, मस्ट हैव डिजीज, दोनों को बीमारी होनी ही होनी है बच्चों। क्लियर, तभी बच्चे को आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती। यहां पर यह है कि अगर दोनों को बीमारी नहीं है फिर भी किसी एक इंडिविजुअल को बीमारी हो सकती है, ठीक है। मे बी पेरेंट को बीमारी ना हो, मे बी पेरेंट डज नॉट हैव डिजीज, ठीक है। हो सकता है कि पेरेंट को डिजीज ना हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है पेरेंट को डिजीज ना हो, पर बच्चे को हो सकती है, किड को हो सकती है। डन, ये होता है रेसेसिव। कैसे क्लियर करते हैं, ध्यान से देखो। अब अगर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो डोमिनेंट की कंडीशन क्या हो सकती है, ये भी बीमारी हो सकती है और ये भी बीमारी हो सकती है। डन, हम ये कंसिडर करते हैं कि मान लो कि ये कंडीशन है, क्लियर, ये कंडीशन है और इसको बीमारी नहीं थी, ये बीमारी नहीं है, इसको बीमारी नहीं है, इसको क्या ले लूं मेरे, ये भी इसको ले लेती हूं मैं, ये ठीक है, इसको ले लेती हूं मैं ये। अब इसमें जब 13, 23, 14, 24 रूल लगाओगे तो पहले का तीसरे से क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। फिर 13, 23 दूसरे का तीसरे से स्मॉल ए, पहले का चौथे से कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, दूसरे का चौथे से स्मॉल ए। यहाँ पे एक लड़का बना जो नॉर्मल था। क्लियर, अब देखो बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर हमारे पास दो लड़की, एक लड़का और एक लड़की बीमार बने और एक लड़का और एक लड़की नहीं बीमार बने। तो जिसके पास भी कैपिटल ए स्मॉल ए आया वो बीमार था, जिसके पास स्मॉल ए स्मॉल आया वो बीमार नहीं था। तो ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर में एक पेरेंट को बीमार होना जरूरी है, तभी नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी होगी। रेसेसिव की बात करूं, ध्यान से सुनो, रेसेसिव की बात करूं, मान लो ये ऐसे थे, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इनके 4 बच्चे बनाओ 4 बच्चे, पहले का तीसरे से कैपिटल ए, बीमारी नहीं होगी क्योंकि स्मॉल रेसेसिव के लिए हमको ये कंडीशन चाहिए। पहले का तीसरे से 13, दूसरे का तीसरे से कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी बीमारी नहीं होगी, ठीक है, ये भी लड़की बन गई। मान लो पहले का चौथे से, ठीक है, पहले का चौथे से ये बना दिया मैंने, ये भी बीमारी नहीं होगी, ठीक है, ये भी लड़की बन गई। और दूसरे का चौथे से ये स्मॉल ए। क्लियर, पहले इसमें रूल लगाओ हमेशा 13, 23, 14, 24, तो आपको 4 इंडिविजुअल मिलेंगे। मान लो 3 लड़कियां बन गई, मतलब 4 लड़कियां बन गई, जिसमें से एक ही लड़की बीमार है जिसके पास ये जीन आया। तो ये रेसेसिव का ये रूल होता है कि हो सकता है कि आपके पेरेंट में बीमारी ना दिख रही हो क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है, हो सकता है उनमें बीमारी ना दिख रही हो पर बच्चे में दिख सकती है मेरे लल्ला। पर डोमिनेंट में एक पेरेंट को बीमार होना जरूरी है, तभी नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी दिखेगी। क्लियर, तो डोमिनेंट इसीलिए कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होती है डोमिनेंट डिसऑर्डर में, चाहे एक्स लिंक्ड हो चाहे ऑटोसोमल हो। सो डोमिनेंट डिसऑर्डर में कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होती, रेसेसिव में जनरेशन स्किप हो सकती है। डोमिनेंट डिसऑर्डर में एक पेरेंट को बीमार होना जरूरी है तभी बच्चे में दिखाई देगा, और रेसेसिव डिसऑर्डर में पेरेंट नहीं भी बीमार हो तो भी बच्चे को बीमारी आ सकती है क्योंकि हो सकता है कि दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो। क्लियर माई थिंग क्या बोल रही हूं मैं?
चलो, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डोमिनेंट हो चाहे ऑटोसोमल हो चाहे सेक्स लिंक्ड हो, डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं होती। अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं तो भैया एक पेरेंट को बीमारी होगी तभी नेक्स्ट जनरेशन में आएगी। रेसेसिव डिसऑर्डर में कंपलसरी नहीं है, हो सकता है पेरेंट को बीमारी नहीं हो तो भी बच्चे में आ सकती है। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव या ऑटोसोमल रेसेसिव में क्या होता है। क्लियर है बच्चों, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम पता चला है डोमिनेंट है रेसेसिव, तो डोमिनेंट होगा तो एक पेरेंट को होना है जरूरी बीमारी, रेसेसिव होगा तो जरूरी नहीं है कि बीमारी हो सकता है दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो। क्लियर क्लियर क्लियर। सो ये देखिए दोनों पेरेंट कैसे, एक बीमार है तो नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी आई है, ठीक है, तो जनरेशन स्किप नहीं हुई है, ठीक है। तो आप देखो कि ये कौन सी बीमारी हो गई बच्चों, ये बीमारी हो गई आपकी कौन से, डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्लियर। आगे बात करें नेक्स्ट, जैसे ये एक पेडिग्री है, ठीक है। पहले मैं इस पेडिग्री को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको बताती हूं, पहले कहाँ है यार वो, ओके ये वाला। हाँ, तो यहां पर क्या था कि अब हमको ये पता लगाना है कि ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, ठीक है। ऑटोसोमल कैसे होगा, ऑटोसोमल होगा तो 50-50% चांस होंगे कि मेल और फीमेल दोनों को हो। एक्स लिंक्ड में ये होता है, अब एक्स लिंक्ड भी दो प्रकार के भैया, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है बच्चों, अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो यहां पर 100% इंसिडेंट ऑफ अफेक्टेड डॉटर फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर सजेस्टेड दैट एक्स लिंक्ड डोमिनेंस, यहां पर 100% अफेक्टेड सन्स फ्रॉम एन अफेक्टेड मदर सजेस्ट दैट द एक्स लिंक्ड रेसेसिव। मतलब कभी भी हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात करते हैं तो हमें एक पैटर्न दिखाई देता है। क्या पैटर्न दिखाई देता है कि कभी भी लड़की से लड़की को बीमारी नहीं दिखाई देगी। क्लियर 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 क्लियर। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर जो होते हैं वो ज्यादातर फीमेल्स को होते हैं और एक्स लिंक्ड रेसेसिव जो डिसऑर्डर होते हैं वो ज्यादातर मेल्स को होते हैं। क्लियर। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर ज्यादातर फीमेल्स को होते हैं और एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर ज्यादातर मेल्स को होते हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर और रेसेसिव डिसऑर्डर में एक पैटर्न बनता है। क्या पैटर्न बनता है कि फीमेल कभी भी डायरेक्टली अपनी बीमारी फीमेल को नहीं दे सकती, फीमेल अपनी बीमारी पहले मेल को देगी और फिर नेक्स्ट जनरेशन में मेल फीमेल को जाएगा। क्लियर है मेरी बात। एक्स लिंक्ड डोमिनेंस डिसऑर्डर ज्यादातर फीमेल्स को होता है, पर फीमेल अपने से नेक्स्ट जनरेशन की फीमेल को डायरेक्टली बीमारी नहीं दे सकती, वो पहले मेल को देगी और फिर मेल जो है वो नेक्स्ट जनरेशन की फीमेल को देगा। इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो जब आप देखो ऑटोसोमल में ऐसा कोई हमको इनहेरिटेंस नहीं दिखाई देगा, पर एक्स लिंक्ड में ऐसा इनहेरिटेंस हमको दिखाई देता है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैसे पहचानोगे, फीमेल्स को ज्यादा होता है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव में मेल डायरेक्टली मेल को बीमारी नहीं दे सकता, पहले वो फीमेल को देगा और फिर फीमेल मेल को देगी। तो ये भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हुआ। समझ में आई बात। इसमें किसको ज्यादा होता है, फीमेल को ज्यादा होता है और इसमें मेल को ज्यादा होता है। क्लियर है बात। इसलिए ज्यादातर डिसऑर्डर कैसे होते हैं, रेसेसिव। इसलिए हम ये कह देते हैं कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ज्यादातर मेल को होता है। क्लियर 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 क्लियर। आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। डोमिनेंट में क्या पैटर्न होगा, लड़की से लड़का और फिर लड़की, ठीक है, मतलब मम्मी से बच्चा और फिर बच्चे से उसके बच्चा, ठीक है, मतलब ये कहो ये दादी है, दादी के लड़के को और लड़के से उसकी लड़की को, ठीक है, ये है दादा, दादा से दादी, दादा की लड़की को और फिर लड़की से लड़के को, ठीक है। तो ये होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो यहां पर 100% ऑफ इंसिडेंट ऑफ अफेक्टेड डॉटर फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर। तो यहां पर जितनी भी लड़कियां बीमार हैं वो अफेक्टेड फादर की वजह से हुई हैं। दिस इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंस, ठीक है। यहां पर जितने भी लड़के बीमार हुए, देखो एक्स लिंक्ड है, लड़कों को है सारा, देखो लड़कों 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 लड़की को नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये कहां से आया है, इसकी मदर से आया और मदर के पास कहां से आया था, फादर से। क्लियर है बात। तो आपको पैटर्न देखने के लिए मिलता है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट या रेसेसिव में पैटर्न नहीं दिखाई देता। क्लियर। अब आओ ऑटोसोमल डोमिनेंट देखते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में पहले तो आप जनरेशन स्किप नहीं करोगे, ठीक है, और आपको 50-50% चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों बीमार थे, ठीक है, ये रेसेसिव नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं, ठीक है। और इनका जो एक देखो ध्यान से, अब क्या क्यों ऐसे कंडीशन हुआ, क्योंकि हो सकता है कि ये जो पेरेंट अगर दोनों डोमिनेंट होते, मतलब दोनों के पास बीमारी, ये कंडीशन होती है ना, ये वाली, तो भैया इसको भी बीमार होना चाहिए था, पर ये बीमार नहीं हुई। तो क्या कंडीशन हो सकती है, कंडीशन हो सकती है कि ये वाली कंडीशन हो। अगर ये वाली कंडीशन होगी बच्चों तो हमें
तीन इंडिविजुअल बीमार मिलेंगे, पर एक इंडिविजुअल हमें ऐसा मिलेगा जो बीमार नहीं होगा। समझ में आई बात? तो हो सकता है कि दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हो, इसलिए एक इंडिविजुअल हमको बीमार नहीं मिला, पर एक इंडिविजुअल बीमार मिला। समझ गए? तो आपको पेडिग्री एनालिसिस में आप उसके जीनोटाइप भी लिख सकते हो। देखो ध्यान से, ध्यान समझना। अगर ये कंडीशन होती, ये मेल होता और यही फीमेल होता और ये फीमेल होती, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, तो आपके जो बच्चे होते, चाहे फीमेल बनता चाहे मेल बनता, वो सारे बीमार होते। क्लियर? वो सारे बीमार होते। पर यहां पर मान लो ये भी कंडीशन डोमिनेंट ही है ना, इसमें भी तो फीमेल बीमार होगी और इसमें भी तो मेल बीमार होगा। क्लियर है इतनी बात? आपको पता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी मेल बीमार होता है। अब इसके 4 इंडिविजुअल बनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसके 4 इंडिविजुअल बनेंगे बच्चों, ओके, ये और ये, ठीक है। ये तीनों बीमार होंगे पर ये बीमार नहीं होगा। तो यहां पर आपको एक बीमार नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है इसके पास ये वाला जीन आ गया हो सकता है इसके पास ये वाला जीन आ गया हो, ठीक है। तो ये है तो डोमिनेंट, पर अगर एक इंडिविजुअल में बीमारी आपको नहीं दिख रही है तो हो सकता है ये कंडीशन हो और ये दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हो। आप इस तरीके से भी पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, आप क्या रूल बताया था? रेसेसिव पेरेंट में बीमारी नहीं है, पर अगर इंडिविजुअल में दिख रही है मतलब ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्लियर है? समझ गए इतनी बात? ठीक है, ओके। और पेरेंट हो सकता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, तो अगर ये वाली कंडीशन आ गई होगी तो बीमार हो। ठीक है, डन है इतनी बात। अगली बात, सो आई होप यू आर क्लियर। अब हम डोमिनेंट और रेसेसिव कैसे पहचानेंगे, ये वाली भी कहानी हो गई। ओके, नाउ चलो बेटा, अब ये वाला पेडिग्री पहचानो क्या होगा। कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो पहली बात तो ये डोमिनेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये क्या है बेटा, डोमिनेंट। कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, ये भी तीनों में बीमारी है। ठीक है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर देखना है कि क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है। लड़की से लड़की में बीमारी चली गई, ठीक, लड़की से लड़की में बीमारी चली गई है, तो यहां कोई पैटर्न नहीं। लड़की से लड़के में जानी चाहिए और फिर लड़के से लड़की में आनी चाहिए, पर यहां नहीं हुआ। मान लो लड़की से लड़के में आ जाती, लड़के से फिर लड़की में आती, ऐसा हुआ क्या? बोलो, नहीं हुआ ना। तो यहां पर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो सीधी बात है कि ये है ऑटोजोमल डोमिनेंट। क्लियर? क्लियर है इतनी बात? समझे बात को? कैसे सॉल्व किया मैंने, 1 सेकंड में देख के कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले देखो, सबसे पहला रूल, जब भी पेडिग्री को देखो, क्या आपको कोई जनरेशन स्किप दिख रही है? क्या सब जगह आपको बीमारी दिख रही है किसी न किसी इंडिविजुअल? ठीक है। अब आप देखो कि क्या कोई पैटर्न दिख रहा है, मतलब सन से डॉटर में जा रही है बीमारी, फिर डॉटर से सन में आ रही है, या डॉटर से सन में आ रही है और फिर सन से डॉटर में आ रही है। क्या मान लो मैंने माना कि इस डॉटर से इस सन में आ रही है पर सन से डॉटर में तो नहीं जा रही है ना, तो यहां कोई पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है, तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ये याद रखना बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और देखो, बराबर बराबर इंडिविजुअल बीमार है। ठीक है, ये भी देख लेना। क्लियर? आगे बात करते हैं। नाउ, pedigree showing the transmission and expression of the mitochondrial trait, note that transmission occur only through the female। ये आपके उसमें नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसमिशन हमेशा फीमेल से ट्रांसमिट होता है। क्लियर? देखो, यहाँ ये इसको दे रही है, ये इसको दे रही है, ये इसको दे रही है, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है बच्चों? आगे बात करते हैं। चलो, अब हम लोग फिर से कुछ रूल्स पढ़ते हैं। अब एक एक करके रूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने कॉमन रूल बता दिए, पर एक एक पेडिग्री सॉल्व करेंगे, एक एक टाइप की पेडिग्री सॉल्व करेंगे और रूल्स भी देखते जाएंगे। सबसे पहले हम ऑटोजोमल रेसेसिव पेडिग्री सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी? ऑटोजोमल रेसेसिव पेडिग्री। इसके क्या रूल हैं? अगर हम ऑटोजोमल रेसेसिव पेडिग्री सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम ऑटोजोमल का पहला रूल क्या था? ठीक, ऑटोजोमल का पहला रूल था 50-50% होने चाहिए, चाहे रेसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो। ठीक है, तो यहां पर 50-50% होने चाहिए, इक्वल फ्रीक्वेंसी, चाहे ऑटोजोमल डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव। ऑटोजोमल का रूल ही यही है। ठीक है, अब एक आध चल जाता है पर नॉर्मली ऐसा ही देखा जाता है। इसमें कभी भी, अच्छा देखो आंसर, डोमिनेंट में कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए, पर रेसेसिव में तो हो सकती है। फिर और क्या पढ़ा हम लोगों ने? अनअफेक्टेड पेरेंट के इफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो यहां पे देखो, अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। दिस इज द पेडिग्री। यहां पर 2 मेल और फीमेल है, इनका एक बच्चा बीमार है। ठीक है बच्चों, अब इनके 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 लड़की 1 लड़का हुआ। अब 3 ही बच्चे हुए, हो सकता है 1 लड़का भी हुआ, कोई टेंशन नहीं। पर हम ये मान रहे हैं, अभी 50-50% वाला कंसेप्ट ऐसा होता है कि लोग बोले 3 बच्चे हुए, 2 लड़की 1 लड़का, तो 50-50% वहां फेल हो जाता है। पर मेनली आपको क्या देखना है कि 1 लड़का 1 लड़की है, उसकी लड़की बीमार होगी। ठीक है, उसकी लड़की बीमार होगी, तो जनरेशन आपको पहली ही जनरेशन में, फिर इस जनरेशन में कोई बीमारी नहीं हुआ, फिर इस जनरेशन में कोई बीमारी नहीं हुआ, तो जनरेशन स्किप हो गई है। अब देखो, यहां पर कोई पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? लड़का से लड़की,
ठीक है, फिर लड़की से दूसरे जनरेशन में हुआ ही नहीं कुछ, तो यहां पर आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो जनरेशन स्किप है, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो दिस इज द ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक है, तो यहां पर देखो कि ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट यूजुअली अपेयर इक्वली इन मेल्स एंड फीमेल। ठीक है, सो यहां पर देखो कि यहां पर एक लड़की को बीमारी नहीं, लड़के को भी बीमारी नहीं, तो इक्वल हुआ प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद जब इनकी शादी हुई तो किसी को बीमारी नहीं। ठीक है, तो यहां पर एक बीमारी दिखे, देखो 2 लड़की 2 लड़का, इक्वल प्रोपोर्शन दिख रहा है। तो देखो ध्यान से, पेडिग्री का एक और रूल समझो कि जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट पहली ही जनरेशन में मिल जाए, हो सकता है कि रिजल्ट आखिरी जनरेशन में आपको मिले। इक्वल प्रोपोर्शन में लड़का हो रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में लड़की हो रही है, इक्वल प्रोपोर्शन में लड़की हो रही है, इक्वल प्रोपोर्शन में लड़का हो रहा है। ठीक है, मतलब लड़का हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब आप ये समझो मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं, जरूरी नहीं है कि पहली ही जनरेशन में आपको आंसर मिल जाए, आपको अलग अलग जनरेशन सॉल्व करके देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप देख लो जनरेशन स्किप तो नहीं हो रही है, फिर देखो उसमें कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, फिर अगर रेसेसिव है तो आप देखो कि पेरेंट के अनअफेक्टेड पेरेंट के इफेक्टेड इंडिविजुअल तो नहीं है। डोमिनेंट का रूल यही होता है कि भैया इफेक्टेड होगा तभी चिल्ड्रन इफेक्टेड होगा। क्लियर? ठीक 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 ठीक, आई होप यू आर क्लियर। चलो 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 आगे देखते हैं। अगर both parent are heterozygous or approx 1/4 of progeny will affected। ठीक है, suppose that कि मैं रेसेसिव की बात कर रही हूँ, किसकी? ऑटोसोमल रेसेसिव की। ठीक है, अब यहां पर मैं खुद एक पेडिग्री, इस सेंटेंस की मैं पेडिग्री बना के दिखाती हूँ। मान लो ये मेल है और इसकी फीमेल है और इसकी शादी मेल से हुई, ये दोनों के इंडिविजुअल ये हैं। ठीक है, समझ गए? अब मान लो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, 13, 23, 14, 24 रूल लगाइए, पहले का तीसरे से बनेगा ए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे का तीसरे से बनेगा ये। ठीक है, पहले का चौथे से ये और दूसरे का चौथे से ये। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल रेसेसिव की, इसकी पेडिग्री बना रहे हैं। और ऑटोसोमल रेसेसिव है मतलब क्या है? मतलब क्या है? देखो हेट्रोजाइगस रेसेसिव कब एक्सप्रेस होगा? जब ये वाली कंडीशन होगी। अब ये ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये अफेक्टेड नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, इनके पास जो है बीमारी का जीन तो है, पर ये तब ये इनके पास ये बीमारी का जीन है, ये बीमारी का जीन है, पर ये तब एक्सप्रेस होंगे जब ये पूरे होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो इन तीनों को बीमारी नहीं होगी ना, सिर्फ इसको बीमारी होगी। तो हम बोलते हैं कि 1/4% को जो है बीमारी होगी, बाकी को नहीं होगी। ठीक है, अपीयर्स मोर फ्रीक्वेंटली अमंग द चिल्ड्रन ऑफ कंसेजियस मैरिज, मतलब जो संबंध में, मतलब रिलेटिव्स में शादियां होती, उनमें ज्यादातर ये बीमारियां फैल जाती है। क्लियर? क्लियर ऑटोसोमल रेसेसिव। नाउ नेक्स्ट बीमारी, व्हेन वन पेरेंट इज अफेक्टेड एंड अदर पेरेंट इज अनअफेक्टेड। ठीक है, अब यहां पर भी मैं तुम्हें एक बताना चाहती हूँ, इसका पेडिग्री कैसे बनेगा। मतलब दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड है तो आपकी 1/4 पॉसिबिलिटी है कि बीमारी होगी। पर हम अगर एक ऐसा पेडिग्री बना रहे हैं कि इसमें ये बोल रहा है कि एक पेरेंट अफेक्टेड है। ठीक है, एक पेरेंट अफेक्टेड है, अदर पेरेंट इज अनअफेक्टेड। ठीक है, एक सेकेंड, ऑटोसोमल डोमिनेंट आ गया तभी मैं सोचूं। ओके, सो दिस इज द ऑटोसोमल रेसेसिव। क्लियर 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 क्लियर, ऑटोसोमल रेसेसिव के रूल्स क्लियर हुए। अगला बात करते हैं। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट समझ गए ना, मेल फीमेल को इक्वल फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए, कोई पैटर्न नहीं दिखना चाहिए कि लड़की से लड़का और लड़के से लड़की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए कि कोई जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर एक और कंडीशन दी हुई है कि एक पेरेंट है अफेक्टेड और अगर वो हेट्रोजाइगस है, मान लो कि कोई लड़की है, रुक जाओ, कोई लड़की है लाली। ठीक है, और लाली है अफेक्टेड और इसकी कंडीशन है कैपिटल ए स्मॉल ए, इसकी शादी हमने करा दी लल्ला से। ठीक है, तो लल्ला क्या है? लल्ला अनअफेक्टेड है, ये कंडीशन है। डोमिनेंट है ना, तो ये कंडीशन होगी तो एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब बेटा इस पे रूल लगाएंगे, कौन सा? शिप्रा मैम वाला रूल, 13, 23, 14, 24। पेडिग्री को सबसे अधिक जीनोटाइपिक में सॉल्व करने का ही सबसे बेहतरीन तरीका। पहले का तीसरे से क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। दूसरे का तीसरे से करोगे तो स्मॉल ए। ठीक है, फिर पहले का चौथे से करोगे तो क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, और दूसरे का चौथे से करोगे स्मॉल ए। मतलब ये है कि ये वाले जो इंडिविजुअल बनेंगे, मान लो ये 2 लड़का बन गए तो ये दोनों लड़कों को बीमारी नहीं होगी, और ये दोनों लड़कियां हो गई तो इनको बीमारी होगी। अब देखो लड़की से लड़की को बीमारी आ रही है तो कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, तो हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग, 50% को बीमारी है, 50% को नहीं है। अनअफेक्टेड पेरेंट डू नॉट ट्रांसमिट द डिजीज, मान लो कि ये अनअफेक्टेड होता है, इसको बीमारी नहीं होती,
तो ये फिर रेसेसिव होता है, ये डोमिनेंट नहीं होता। क्लियर? आगे बढ़े। अब आ गया एक्स लिंक्ड। सो वी हैव डन विद द एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर एंड द डोमिनेंट डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। हालांकि मतलब सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर वैसे भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी होते हैं बच्चों, अभी मैं प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूं, सो डोंट वरी अबाउट इट। पर डोमिनेंट डिसऑर्डर आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, पर आप पढ़ लो, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए, कोई जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए। लड़के से लड़की और लड़की से लड़के में बीमारी आपको दिखाई देनी चाहिए। सो दिस इज द पैटर्न। क्लियर है? लड़के से लड़की, इसमें किसी लड़के को बीमारी दिख रही है क्या? नहीं। और फिर लड़की से लड़का, ये बीमारी दिख रही, मतलब ऐसे पैटर्न बन रहा है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। आई होप से बोथ मेल एंड फीमेल जो है अफेक्टेड हो सकते हैं इसमें, ठीक है, डोमिनेंट में। पर इसमें क्या होती है, मोर फीमेल अफेक्ट होती है देन द मेल। क्लियर है बात? समझो मेरी बात, यहां गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3। कौन ज्यादा बीमार है? फीमेल ज्यादा बीमार है। डोमिनेंट एक्स लिंक्ड, डोमिनेंट में एक्स लिंक्ड है बेटा, तो एक्स लिंक्ड है मतलब ये फीमेल जो है एक्स क्रोमोसोम पे बीमारी वाला जीन होगा, ठीक है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में फीमेल ज्यादा बीमार होती है और एक्स लिंक्ड रेसेसिव में मेल ज्यादा बीमार होता है। पैटर्न बनता है एक्स लिंक डोमिनेंट में जो है पैटर्न बनता है, मतलब एक्स लिंक में पैटर्न बनता है। और आपको ये पता होना चाहिए जनरेशन स्किप नहीं होती। ओके, सो अफेक्टेड सन मस्ट हैव द अफेक्टेड मदर, ठीक है। अफेक्टेड डॉटर मस्ट हैव ईदर अफेक्टेड मदर और अफेक्टेड फादर, ठीक है। इसमें ऐसा होना चाहिए कि जब लड़का बीमार है, ठीक है, ध्यान समझना कि यहां पर हमें ये बताना है कि पैटर्न आपको दिखाई देगा, लड़के से लड़की और फिर लड़की से लड़का, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हुआ। बोलो, पैटर्न दिखाई दे रहा है ना आपको? तो हमें ये बताना है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखना चाहिए। लड़के से नेक्स्ट जनरेशन में लड़के में बीमारी नहीं आएगी। आई क्या? नहीं आई। लड़के से लड़की और लड़की से लड़का, मतलब दादा से मम्मी और मम्मी से बेटा, ठीक है, दादी से पापा और पापा से बेटी, ऐसा इनहेरिटेंस होना चाहिए। दिस इज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्लियर है? सो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में लड़की ज्यादा बीमार होती है और जो है पैटर्न बनता है, ठीक है, या तो पैटर्न लड़का से लड़की से लड़का या तो लड़की से लड़का से लड़की, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। ये हुआ एक्स लिंक्ड, कौन सा? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। क्लियर? अफेक्टेड फादर है, अगर जैसे ये वाला मैंने पेडिग्री बनाया है, अफेक्टेड अगर फादर होगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में लड़के को बीमारी नहीं देगा, वो किसको देगा? लड़की को बीमारी देगा, और फिर यही लड़की अपने लड़के को बीमारी देगी। पर अगर यहीं पर मम्मी अफेक्टेड है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में लड़के को बीमारी देगी और फिर लड़का जो है वो अपनी लड़की को बीमारी देगा। सो ये वाला जो देखो, ये अफेक्टेड लड़का है, इसकी शादी नॉर्मल लड़की से हुई तो लड़की को बीमारी आई, तो ये भी एक इनहेरिटेंस हुआ। क्लियर है बच्चों? सो अफेक्टेड फादर विल पास द ट्रेट ऑन देयर डॉटर्स, ठीक है, एंड अफेक्टेड मदर विल पास देयर ट्रेट टू द सन, ठीक है। अफेक्टेड मदर इफ द हेट्रोजाइगस, ठीक है, विल पास द हाफ ऑफ द ट्रेट टू देयर सन एंड हाफ ऑफ द ट्रेट टू द डॉटर्स, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मैं आपको पढ़ाती हूँ, देखो कैसे। अफेक्टेड मदर डोमिनेंट है, मान लो ये XX है और ये XY है, ठीक है, ये कंडीशन है, ध्यान से समझना। अब मान लो दोनों पॉसिबिलिटी तुमको बना के दिखाती हूं यार, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की दोनों पॉसिबिलिटीज मैं आपको बना के दिखाती हूं, ठीक है। चलो आओ करते हैं अपन ये वाला क्रॉस। मान लो कि ये कंडीशन है, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, आपको क्रॉस बनाना आना चाहिए बच्चों। आप अपने जीनोटाइप से भी क्रॉस वो कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो 13 23 लगाओ, 13, ठीक है, ये बना पहला इंडिविजुअल बनेगा ये, ठीक है। फिर 23 दूसरा इंडिविजुअल बनेगा ये, चौथा 24, ठीक है। ये कंडीशन है, ये देखो। इसका मतलब क्या है कि अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे बीमारी वाला जीन है और डोमिनेंट जीन है तो आपके सारे इंडिविजुअल बीमार, बहुत बीमार होंगे। समझ गए? ये कंडीशन हुई, ये हुआ केस नंबर 1, ठीक है। क्लियर? केस नंबर 2 देखिए क्या हो सकता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में। मान लो कि ये कंडीशन है, तो भी तो बीमार है, एक डोमिनेंट जीन होगा तो भी बीमारी शो हो सकती है, और मेल एकदम नॉर्मल है, मेल इज टोटली नॉर्मल। मेल क्या है? पूरी तरीके से नॉर्मल है। 13 23 14 24 रूल लगाइए, 13 23 14 24, ठीक है। ये देखो 50% फीमेल बीमार है, 50% मेल बीमार है, ठीक है। मतलब ये कहूं कि 50% इंडिविजुअल है बीमार और 50% है नॉर्मल। क्लियर? तो अगर आपकी फीमेल हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है
तो 50% बीमार होंगे, 50% नहीं होंगे। अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम में बीमारी वाला जीन है तो पूरे इंडिविजुअल बीमार होंगे। क्लियर? क्लियर? आपको क्रॉस लगाना आना चाहिए बेटा, है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अफेक्टेड मदर अगर है हेट्रोजाइगस तो अपने वो हाफ ट्रेट सन को देगी, हाफ ट्रेट जो है लड़की को देगी। तो ये देखो, मान लो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मान लो ये वाली कंडीशन है, क्लियर करूंगी। अगर मान लो ये वाली कंडीशन है तो एक लड़का बीमार, ठीक है, एक लड़की बीमार, एक लड़की नॉर्मल, एक लड़का नॉर्मल। क्लियर? 50-50% कंडीशन। ठीक। ट्रेट कैसे बन रहा है, इनहेरिटेंस कैसे बन रहा है? लड़की से गई किसको बीमारी? लड़के को बीमारी। ठीक है, लड़की से किसको गई? लड़के को बीमारी। क्लियर क्लियर क्लियर? ठीक है, और फिर ये बीमारी किसको जाएगी बेटा? लड़की से लड़का और लड़के से लड़की। क्लियर? क्लियर है इतनी बात? कोई परेशानी तो नहीं? डन हो गई इतनी बात? आगे बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव देखो, लड़की, पहले पैटर्न देख लो, पैटर्न देख लो। एक्स लिंक्ड रेसेसिव जो होता है उसमें लड़के ज्यादा बीमार होते हैं। गिन लो चाहे तो, 1 2 3 लड़की बीमार है, 1 2 3 4 5 लड़के बीमार है। क्लियर? तो लड़की से गई लड़के को बीमारी या लड़की से लड़के को बीमारी गई, इसकी शादी हुई, फिर किसको गई? अब दोनों अफेक्टेड हो गए तो भैया तीनों को बीमारी होगी, सीधी बात है। चलो अब देखते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव। एक्स लिंक्ड रेसेसिव है मतलब मेल ज्यादा बीमार होता है रेसेसिव में, और ये मोस्ट कॉमन टाइप के बीमारियां होती हैं। ओके, अफेक्टेड सन जो होते हैं वो कैसे? अफेक्टेड सन आर यूजुअली बोर्न टू अनअफेक्टेड मदर। ठीक है, अफेक्टेड जो सन होते हैं वो जनरली अनअफेक्टेड मदर से जो है पैदा होते हैं, और इनके में जनरेशन स्किप। अच्छा, ये तो डोमिनेंट वाला है यार, दिस इज द डोमिनेंट। ना ये वाला जो है ये डोमिनेंट पेडिग्री, दिस इज नॉट रेसेसिव, दिस इज नॉट रेसेसिव। ठीक है, दिस इज द डोमिनेंट पेडिग्री। ओके, ठीक, चलो ये हटाओ। तो आपको रेसेसिव में क्या होना चाहिए? टेंड टू स्किप द जनरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाफ ऑफ द कैरियर मदर हैव द सन जो कि अफेक्टेड होंगे। ये कभी भी फादर से सन को पास नहीं होता, याद रखना है, ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है। ये जो चीज बीमारी पास होती है लड़कों में, ये हमेशा मदर से सन में होती है, ये याद रखना। एक्स लिंक्ड रेसेसिव जो होता है वो ज्यादातर लड़कों में होता है और मदर से सन में आता है। फादर से सन में कभी भी नहीं आ सकता, मदर से सन में आता है। ठीक है, मदर से सन में और फादर से डॉटर में। क्लियर? और फादर इनके कैरियर हो सकते हैं। क्लियर? अब आओ वाई लिंक्ड डोमिनेंस। वाई लिंक्ड डोमिनेंस जो होता है वो जनरली लड़के से लड़के में होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। वाई लिंक्ड मतलब वाई क्रोमोसोम है, जिसके पास भी वाई क्रोमोसोम जाएगा वो बीमारी जाएगी। क्लियर? ओके, नाउ अब मैं आपको एक एक करके थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करवा देती हूँ ताकि रूल्स मेरे और क्लियर हो जाए, तुम्हारे भी। पेडिग्री का यही प्रॉब्लम है। चलो सबसे पहले एक्स लिंक्ड रेसेसिव का एग्जांपल ये। चलो रूल्स देख लेते हैं पहले बिना देखे। टेंड टू स्किप द जनरेशन, जनरेशन स्किप हो गई है, कोई टेंशन नहीं। स्किप हो गई मतलब क्या है? ये आपका रेसेसिव है, रेसेसिव है। अब हमको ये पता लगाना है कि ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या हुआ है, एक्स लिंक्ड है या क्या है। देखो सबसे पहले ये देखो कि अगर डोमिनेंट होता तो फीमेल को ज्यादा होती, और अगर रेसेसिव है तो मेल को ज्यादा होगा। तो किसको बीमारी दिख रही? मेल ही मेल को। तो सीधी बात है ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। एक्स लिंक्ड याद रखो, ऑटोसोमल होगा तो प्रपोर्शन सेम होगा मेल फीमेल का। अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो मेल ज्यादा बीमार होगा, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो फीमेल ज्यादा बीमार होगी। क्लियर? तो देखो यहाँ पे रूल्स लिखे होंगे। एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ये हीमोफीलिया का पैटर्न है, इसमें मेल आपको बीमार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ज्यादा, फीमेल आपको बीमारी नहीं दिखाई दे रही है, और जनरेशन स्किप हो गई। सो इट इज द एक्स लिंक्ड रेसेसिव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आओ क्या है। देखो सबसे पहले याद रखो अनअफेक्टेड पेरेंट के इफेक्टेड चिल्ड्रन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये रेसेसिव है, रेसेसिव है। क्लियर? अब इंडिविजुअल काउंट करो। ठीक है, इंडिविजुअल काउंट करो या इंडिविजुअल काउंट नहीं करो, पहले अपन पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न में अनअफेक्टेड से लड़की में आ गया है ना, तो कोई पैटर्न आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या यार? कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? बोलो, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। नो पैटर्न दिखाई दे रहा है तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, कोई टेंशन ही नहीं है। लड़की में आया फिर किसी को नहीं हुआ, फिर लड़की से लड़की में आ गया ना, ये कोई पैटर्न नहीं है। ऑटोसोमल रेसेसिव है, अफेक्टेड इंडिविजुअल फ्रॉम द अनअफेक्टेड पेरेंट। सीधे यही देख के आपको यहाँ से पता लगा देना चाहिए। ठीक है, डन। कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपके 3 लोग बीमार दिखाई दे रहे हैं, एक बीमार नहीं, एक बीमार है। मतलब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैं बताती हूँ। ये है हेट्रोजाइगस पेरेंट, ठीक है, ऐसे सॉल्व करो। अब इसकी 4 पॉसिबिलिटी होगी, एक तो ये हो सकती है, और ये हो सकती है, और ये हो सकती। बस जब 3 नॉर्मल दिखे, एक दिखाई दे, मतलब ये क्या है भैया? ये क्या है? रेसेसिव है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आ जाओ।
ओके नाउ मेरे बच्चों ध्यान से देखो, अनअफेक्टेड पेरेंट के इफेक्टेड किड्स है, अनअफेक्टेड पेरेंट के इफेक्टेड किड्स है। पहला ये हो गया रेसेसिव, मैं रूल भी नहीं पढ़ रही हूं। देखो अनअफेक्टेड पेरेंट के इफेक्टेड किड्स हैं, नंबर गिन लो कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। ठीक है 5 बच्चे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप देखो कि 2 को बीमारी है, 3 को बीमारी है और 2 को बीमारी नहीं है। ठीक है 2 को बीमारी नहीं है मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है, 3:2 का रेशियो मतलब इक्वल ही माना जाता है, 1 और 4 का अलग माना जाता है, तो रेशियो भी ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है यहां पर देखो 2 लड़का, अच्छा कई बार ऐसा मैंने अभी आपको समझाया ना कि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेप में आपको रिजल्ट नहीं मिले, दूसरे में मिल जाएगा। यहां पर देखो इक्वल प्रोपोर्शन में कोई बीमार नहीं है, यहां पर 2 बीमार है 2 बीमार नहीं है, तो ऑटोसोमल हो गया, सीधी बात है। ये भी किसका है बेटा, ऑटोसोमल है। क्लियर, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन देख लिया करो क्या है, दिस इज द ऑटोसोमल रेसेसिव। क्लियर, नेक्स्ट देखें और क्वेश्चन भी लाई हूं मैं आपके लिए। नाउ देखो कोई जनरेशन स्किप हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो सीधी बात है कि ये डोमिनेंट है, सीधी बात है बेटा, नो बकवास, इट इज द डोमिनेंट। क्लियर क्लियर क्लियर, दिस इज द डोमिनेंट डिसऑर्डर, डन। उसके बाद आप इंडिविजुअल काउंट करो कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं जिसमें 3 को बीमारी, 1 2 3, 3 को नहीं है, इक्वल प्रोपोर्शन है। ठीक है तो ये क्या हो गया है भैया, ऑटोसोमल डोमिनेंट। पैटर्न भी देख ही लो, पैटर्न से भी समझ में आ जाएगा। लड़की से लड़की में बीमारी आ गई तो कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, लड़की से लड़के में आनी चाहिए और फिर लड़के से लड़की में जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ, लड़की से लड़की में आ गई फिर लड़के में आ गई, तो कोई पैटर्न भी नहीं है। ठीक है अपीयर इन बोथ सेक्सेस, आपको अलग, जरूरी नहीं कि हर रूल एक ही पेडिग्री में अप्लाई हो, अलग अलग रूल अलग अलग पेडिग्री में अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कोई फीमेल बीमार नहीं है, ठीक है, और मेल से मेल में है, दिस इज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि जैसे मान लो ये फीमेल नॉर्मल है और ये मेल के पास बीमारी वाला जीन है, बीमारी वाले जीन को ए दे देती हूं मैं, ठीक है ए है भैया, जो भी 13, ठीक है 23 14 24 कौन बीमार हुआ बोलो, ये आपका 1/4 मेल जो है वो बीमार होगा। ठीक है तो वाई जिसके पास भी जाएगा, अगर ये वाला वाई चला गया किसी के पास तो वो वाला मेल बीमार होगा, दिस इज द वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। बस बच्चों ठीक है, वाई लिंक्ड डिजीज। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जांपल करा रही है, चलो 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 बैप। सबसे पहले देखो जनरेशन स्किप हो रही है क्या, इज दैट जनरेशन इज स्किपिंग, बच्चों कोई जनरेशन स्किप हो रही है क्या, जनरेशन स्किप हो रही है, नहीं 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 नहीं, तो कोई जनरेशन नहीं स्किप हो रही है मतलब इट इज डोमिनेंट। ये क्या है बच्चों, डोमिनेंट। क्लियर, दिस इज द डोमिनेंट। क्लियर क्लियर क्लियर। अब उसके बाद अपन जो है इंडिविजुअल काउंट कर लेते हैं, पहले जनरेशन में कौन कौन बच्चे बने हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा 5 बच्चा 6 बच्चा। ठीक है 6 बच्चे हैं जिसमें 1 को बीमार, 2 को बीमार, 3 को बीमार, 4 को बीमार, ठीक है, और 3 को बीमारी नहीं। नेक्स्ट जनरेशन भी अपन को चेक करनी पड़ेगी, नेक्स्ट जनरेशन में देखो कितने बच्चे बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है खैर छोड़ो, अभी इसको देखो डोमिनेंट है, पहले अपन पैटर्न, यहां से आपका प्रोपोर्शन वाला क्लियर नहीं हो रहा है, यहां पर देखो कि डोमिनेंट जो है, पहले तो जनरेशन स्किप नहीं हो रही तो डोमिनेंट है। क्लियर, अब यहां पर पैटर्न देखो, लड़की से लड़का और लड़के से लड़की, ठीक है, पर यहां क्या हुआ है, लड़की से लड़की में बीमारी आ गई तो कोई पैटर्न नहीं है, तो इट इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है तो एवरी जनरेशन में डोमिनेंट इन मेल एंड फीमेल दोनों में हो रहा है। ठीक है इसका मतलब ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता तो क्या होता, मेल में ज्यादा होता, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता तो फीमेल में ज्यादा होता, पर इसमें तो दोनों में ही हो रहा है। ठीक है क्लियर है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। अब मैं आपको एक आध क्वेश्चन कराती हूं आपके एक्स लिंक्ड के बारे में। चलो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी तक तो फिर थोड़ा अभी एक्स लिंक्ड का समझे नहीं है। देखो इसमें मैंने लिखा नहीं, आपको पहचानना है। चलो सबसे पहले देखो कि इसमें जनरेशन स्किप हो रही है क्या, पहले अनअफेक्टेड फादर के मदर के इफेक्टेड चिल्ड्रन है, तो ये बेटा है रेसेसिव, ये क्या है बेटा, रेसेसिव है। ओके अब रेसेसिव है तो ऑटोसोमल रेसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ऑटोसोमल रेसेसिव है मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में चीजें होनी चाहिए। ठीक है पर इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं हो रही है, यहाँ पे मेल ही एक बीमार है बाकी सारे अनअफेक्टेड है, तो प्रोपोर्शन भी इक्वल नहीं है। अब अगर देखो कि रेसेसिव में मेल ज्यादा बीमार होता है, फीमेल कम बीमार होती, तो मेल ज्यादा बीमार हो तो रहा है मेल ज्यादा बीमार, तो ये कौन सा है, ये है आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ये है आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव। और अगर मैं बताऊं तो ये पैटर्न है, पता है किसका, ये पैटर्न है आपका दैट कलर ब्लाइंडनेस का, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस का ये पैटर्न होता है, ये याद रखना, दिस इज द पेडिग्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें मेल बीमार होता है, ओके फीमेल कैरियर होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कोई जनरेशन नहीं स्किप हो रही है, तो ये तो डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है। चलो अब पैटर्न देखते हैं, क्या कोई पैटर्न बन रहा है, लड़का से लड़की बीमार हो रही है और लड़की से लड़का बीमार हो रहा है, पैटर्न बन गया है, तो दिस इज द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है कई बार पेडिग्री तुरंत समझ में आ जाती है देखने में, तुरंत, आपको कोई रूल भी अप्लाई नहीं करना है। क्लियर,
सो दिस इज इट बच्चों. सो वी हैव डन द पेडिग्री एनालिसिस. क्या क्या सीखा आज हम लोगों ने, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ. ठीक है. डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम से भी रिलेटेड हो सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम से भी रिलेटेड हो सकते हैं. सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम. अब अगर सेक्स क्रोमोसोम जो है, अगर एक्स लिंक, ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो एक्स लिंक्ड होती है, तो पर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, जनरेशन कोई स्किप नहीं होनी चाहिए. दूसरी बात यह है कि उसमें फीमेल ज्यादा अफेक्टेड होती हैं और पैटर्न बना चाहिए, किससे, लड़की से लड़का और लड़के से लड़की. ठीक है. एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो उसमें मेल ज्यादा बीमार होते हैं. अनअफेक्टेड पेरेंट के इफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं. प्रपोर्शन कुछ भी नहीं होता इसमें, कुछ भी इक्वल प्रपोर्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जनरली नहीं होता. मेल ज्यादा बीमार होते हैं और वही पैटर्न इसमें भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा. ठीक है. फिर आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट और रेसेसिव में. ऑटोसोमल में डोमिनेंट में इफेक्टेड पेरेंट होने चाहिए, इवन सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में भी यही होना चाहिए कि इफेक्टेड पेरेंट होगा तभी इफेक्टेड चिल्ड्रन बनेगा. डोमिनेंट जो ऑटोसोमल डिजीजेज होते हैं उसमें प्रोपोर्शन मेल और फीमेल का इक्वल होता है. ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑटोसोमल रेसेसिव की जनरेशन स्किप हो सकती है, प्रोपोर्शन इसमें भी इक्वल दिखाई देगा. अनअफेक्टेड पेरेंट के इफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं. सो आई होप यू हैव मतलब सॉल्व मोर देन 10 क्वेश्चंस ऑफ पेडिग्री और आप पेडिग्री देखकर समझ जाएंगे क्या कहानी है. चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं. क्या कहती है एनसीईआरटी फॉर योर पेडिग्री एनालिसिस. द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग. ठीक है. बहुत लोग लगाते थे, अरे ये बीमार है तो ये बीमार होगा, लोग आइडिया पहले लगा लेते थे. दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. तो ये क्यों लगाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई हेरिडिटी ही ऐसी है, मैं ये बीमारी की हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप को ऐसा है, तो लोग ऐसा अंदाजा लगा लेते थे. ठीक है. आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स बिगन. ठीक है. मेंडल की पी की कहानी पढ़ने के बाद लोगों ने सोचा कि जब मेंडल मटर में पढ़ सकता है तो ह्यूमन बीइंग्स में क्यों नहीं पढ़ सकते. सिंस इट इज एविडेंट दैट द कंट्रोल क्रॉसेस कैन बी परफॉर्म्ड इन द पी प्लांट और some other organism are not possible in the case of human beings. Human beings में तो possible नहीं कि क्रॉस कराएं. The study of the family history about the inheritance of a particular trait provides. अगर हम किसी फैमिली की हिस्ट्री को पढ़ें तो किसी पर्टिकुलर ट्रेट का इनहेरिटेंस पढ़ें तो हमें कुछ एनालाइज होता है. इस प्रकार के एनालिसिस जो होती है वो सेवरल जनरेशन तक की जाती है और किसी पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस की स्टडी इनटू होल जनरेशंस. ठीक है. मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रेट, जैसे कि हम हीमोफीलिया की स्टडी कर रहे हैं तो हीमोफीलिया एक पर्टिकुलर ट्रेट है, उसकी स्टडी हम कर रहे हैं दादा के पापा से, पर दादा फिर पापा फिर मैं. ठीक है. तो दिस इज द पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है. डन. ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर द जनरेशन. मतलब हमको एक ट्रेट देखना है कि वो जनरेशन में कैसे पास हो रहा है. क्लियर है. इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट. याद रखना ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पेडिग्री से आपसे क्या मिलता है. तो हमको मिलता है इनहेरिटेंस का एक स्पेसिफिक टूल है जिससे हम पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर ट्रेट कैसे ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है. हम किसी भी एबनॉर्मलिटी ऑफ डिजीज को भी पता लगा सकते हैं. ठीक है. एमनियोसेंटेसिस से हम यही पता लगा सकते हैं कि कोई क्रोमोसोम कुछ गड़बड़ तो नहीं है. तो इवन पेडिग्री देख के भी हम किसी भी जनरेशन के एबनॉर्मलिटी का पता लगा सकते हैं. ठीक है. इनके कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं जो कि मैंने आज आपको पढ़ाए भी. दिस इज लिखो, स्क्वायर है तो मेल है, गोल है तो फीमेल है, ऐसे दिया हुआ है. बर्फी के शेप का तो इसे अनस्पेसिफाइड है. डार्क कलर के तीनों तो डिजीज है. एक लाइन है मतलब शादी हो गई, दो लाइन है मतलब रिलेटिव्स के बीच में शादी हुई है. ठीक है. उसके बाद अगर ऐसे दिख रहे हैं तो ये इनके किड्स है, ये दिख रहे हैं तो इनके अफेक्टेड किड है. अगर डब्बे में नंबर लिखा हुआ मतलब उतने बच्चे हैं. क्लियर. As you have studied in this chapter, each and every feature in the organism is controlled by one or other gene located in the DNA present. ठीक है. हमको ये इस चैप्टर में पढ़ा कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हर जो जीन हो, जो भी कैरेक्टर कंट्रोल होता है वो जीन से कंट्रोल होता है. जीन इज प्रेजेंट ऑन द जीन इज द स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज प्रेजेंट इनटू द क्रोमोसोम. डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है. चेंज भी हो सकता है और नहीं भी चेंज हो सकता है. हाउएवर चेंजेस और अल्टरेशन डू टेक्स प्लेस ओकेजनली. नॉर्मली चेंजेस ओकेजनली होते हैं. Such an alteration or change in the genetic material refers to as mutation. अगर मान लो कि कुछ ज्यादा ही हो गया तो दिस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है. अगर आपका जेनेटिक मटेरियल कुछ अंट-शंट ही चेंज हो जाए और कुछ अंट-शंट ही कहानी आपके शरीर में बनने लगे, ठीक है, हीमोफीलिया हो जाए, कलर ब्लाइंडनेस हो जाए, कुछ भी हो जाए,
तो मतलब आपका डीएनए चेंज हो गया है, ठीक है। और ये डीएनए चेंज होता है म्यूटेशन की वजह से, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो एनी टाइप ऑफ चेंज इन द डीएनए, जीन और क्रोमोसोम, इट कॉजेज द changes into your body. The change will be good or maybe bad, ठीक है, but maximum changes are bad, ठीक है, that is called as mutation, ठीक है। तो अब ये जो है बहुत सारे डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं और इस डिसऑर्डर्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टुडे वी हैव लर्न विद द पेडिग्री एनालिसिस एंड सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। अगर मैं आप ऐसे मेरे शानदार लेक्चर चाहते हैं तो यू कैन विजिट द वेबसाइट बच्चों। और एक बात और बता दूं, पेडिग्री सॉल्व करके ही जाना, क्योंकि पेडिग्री से सवाल आएगा और पेडिग्री देखते ही आपको यूं समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको शिप्रा मैम ने पढ़ाया है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर आपको मिले तो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए। वेबसाइट देखिए, अरेंज मैनर में आपको लेक्चर्स मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको फोटो पे क्लिक करना है, अरेंज मैनर में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लेक्चर देखते जाइए, एंजॉय करते जाइए बच्चों। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि कैसे वेबसाइट को एक्सेस करना है। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता कि इन दोनों टॉपिक से सवाल ना आए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।